तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। बड़े दिनों बाद मिले, है ना। तो करते हैं इस वीडियो में स्टार्ट। जनरल एंट्री की कुछ एडजस्टमेंट, कुछ नहीं है वैसे, ठीक है। 40 प्लस एडजस्टमेंट्स है, 40 प्लस, जिसमें आपके एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी। आपने बस पेपर से पहले इसको देख कर जाना है, डेफिनेटली देख कर जाना है, ठीक है। और हाँ, इसमें मैं समझाऊंगा हर एक एंट्री को। ये नहीं होगा कि मैं आपको कहूँगा कि इसको मगअप कर लो, रट्टा लगा लो, पेपर में कराना जैसे मर्जी। मैं तुम्हें कहूँ फर्स्ट प्रेफरेंस समझ लो, काम आएगी। अगर नहीं समझ आता तो फिर एट द एंड ऑप्शन इज मगअप कर लो, ठीक है। अब वो तुम्हारी चॉइस है कैसे करना है। तो 40 प्लस सजेशमेंट है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अटेंडेंस लगाने के लिए लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली एडजस्टमेंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तुम्हें जनरली ऐसी एडजस्टमेंट दिखती रहती होगी जब भी तुम स्टार्ट करते होगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसके अंदर कैश तो ठीक है, साथ साथ में कैश स्टॉक कर रहे हैं, हम स्टॉक भी ला रहे हैं। यानी कि यार ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पैसा तो लाएगा अपने साथ, ठीक है, स्टॉक कैश ले आएगा। बट मान लो मैं ज्वेलरी का बिजनेस खोलता हूँ और मेरे पास घर पे ज्वेलरी पड़ी थी। मैंने अपनी वाइफ को बोला, जो कि अभी नहीं है कोई, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मेरे को ज्वेलरी दे दो, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मैंने अपनी ही ज्वेलरीज जो मेरे अपनी थी घर की, वो लेकर मैं बिजनेस में ले आता हूँ। अब उसको एंट्री क्या पास करूँगा सर, क्या करेंगे हम तो कैश थोड़ी लाए, हम तो स्टॉक लाए, तो हम स्टॉक की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर, मान लो पक्के पड़े थे, अलमीरा पड़ी थी, तो वो सब मैं ले आया एज अ फर्नीचर अपने बिजनेस के अंदर, तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। उसके बाद बैंक में कुछ बैलेंस था सर, जो कि मैंने अपने कंपनी के नाम पे डाल दिया पैसा, तो उसकी कैसे एंट्री पास करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। जब भी बिजनेस में एक रूल है, ठीक है, एक रूल है, मॉडर्न रूल जो तुम्हारा होता है, वो समझ लो कि तो मेरे हिसाब से तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जो बच्चा ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करता है, मैं कहूँगा कि उसके लिए तुम किसी और टीचर को रेफर कर लो। अगर तुम्हें मॉडर्न समझना है, मॉडर्न बहुत आसान है। अगर तुम मॉडर्न समझना चाहते हो तो उस मेथड में एक बार वीडियो को देख लो यहाँ तक। अगर तुम्हें समझ आता है तुम आगे मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। एक बार मॉडर्न समझ लो। मॉडर्न मेथड कहता है हम 5 तरीकों में क्लासीफाई करते हैं अकाउंट्स को, ठीक है। एक है एसेट, एक्सपेंस। एसेट का ऑपोजिट क्या होता है, लाइबिलिटी। एक्सपेंस का ऑपोजिट क्या होता है, इनकम। अब लाइबिलिटी जैसा एक अकाउंट और होता है जो कि होती है इनसाइडर लाइबिलिटी, जैसे कि कैपिटल यानी ओनर की लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये सब का मतलब तो तुम्हें पता है डेफिनेशन से, हमारा डेफिनेशन वाली वीडियो है, उसमें जाके देख सकते हैं। एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। एसेट वो चीज़ होती है जिसमें मेरे को फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलना होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेनिफिट, वो होता है हमारा एसेट। या मान लो अभी के लिए बेनिफिट लेना है, मान लो कि हमारा कैश है, बैंक में पैसा है, वो मेरा बेनिफिट ही तो है, वो मुझे पैसा, मेरी एक वैल्यू है ना, काइंड ऑफ वेल्थ कह सकते हो, या फिर कह सकते हो जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट दे, दैट इज एसेट, ठीक है। एक्सपेंस हो गया जो मैं खर्चा करता हूँ। लाइबिलिटी हो गया जो मैंने किसी को पे करना है, आई ओ समवन, दैट इज लाइबिलिटी। अगर तुमने मुझे पैसे देने हैं तो यू ओ, यानी कि यू हैव अ लाइबिलिटी टू पे मी, तो दैट इज लाइबिलिटी। एसेट का ऑपोजिट लगा लो, इनकम, जो हम कमाते हैं, दैट इज और इनकम। कैपिटल हो गया, ओनर ने जो पैसा डाला उसको हम कैपिटल बोलते हैं। बट एज अ बिजनेस अगर हम देखें, हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। उसमें क्या होता है, बिजनेस अलग होता है और पर्सन अलग होता है जो वो चला रहा है, ठीक है। मान लो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो बिजनेस अलग है और मैं अलग हूँ, तो यानी कि बिजनेस के अंदर जब भी मैं पैसा डालूंगा दैट इज अ लाइबिलिटी, बट बिजनेस उसको बोलेगा ये एक इनसाइडर लाइबिलिटी है, मैंने ये अपने ही बंदे को पैसा देना है। एक होती है आउटसाइडर लाइबिलिटी जो बाहर वाले लोगों को पे करना होता है, लाइक क्रेडिटर्स। तो कैपिटल इज काइंड ऑफ इनसाइडर लाइबिलिटी जो मैंने अपने ही बंदे को देना है, यानी कि ओनर को पे करना है। तो कहता है जब एसेट बढ़ेगा, डेबिट क्या करना है, जब एसेट इंक्रीज करेगा तब हम क्या करेंगे। कहता है सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारा एसेट बढ़ता है यानी कि कैश आ रहा है हमारे पास, या मान लो कार आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, तो हम बिजनेस के अंदर जब भी एसेट बढ़ता है उसको क्या करते हैं, डेबिट। और जब भी हम एक्सपेंस बढ़ता है हमारा, मान लो मैंने किसी को सैलरी पे करी, ठीक है, मैंने कोई किराए पे घर लिया, या घर नहीं लूँगा ऑब्वियसली, बिल्डिंग लूँगा बिजनेस के लिए, वो मैंने बिल्डिंग ली, या किराए पे मैंने मशीनरी ली, तो उन सब का जो रेंट पे करूँगा या इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब जो मैं पे करूँगा, इसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सपेंस। जब ये बढ़ेगा हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। अब लॉजिकली सोचना, अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट किया, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करोगे, उसका ऑपोजिट, क्योंकि उल्टा क्रेडिट करेंगे। अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करोगे, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे। यानी ये सब जब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे।
ओके कैपिटल, मैंने तुम्हें कहा कैपिटल इज इनसाइडर लाइबिलिटी, है तो लाइबिलिटी ना, अरे इनसाइडर मतलब अपने लोगों को देना है तो लाइबिलिटी, तो इसका बैलेंस जब बढ़ेगा क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब इसका ऑपोजिट, मान लो ये सब सर कम होता है, कैश ना हमारे हाथ से जा रहा है, आ नहीं रहा, जा रहा है, तो क्या करोगे, डेबिट किया था, बढ़ने पे कम करने पे क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे। सर कुछ नहीं, ऑपोजिट कर दो सबको, ठीक है। तो मैं कहूँगा सिंपल ना, एक रूल याद रखो, क्या, एसेट एक्सपेंस बढ़ता तो डेबिट करते हैं, इसका ऑपोजिट जो होता है सारा क्रेडिट करते हैं बढ़ने के ऊपर, ठीक है। वैसे ही ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने पे होगा। अब इसी टेक्निक को यूज करके ना, ये टेक्निक मैंने नहीं बनाई है कोई, ठीक है, मॉडर्न मेथड है तुम्हारा, जर्नल एंट्री का चैप्टर जाके देखो, ठीक है। ट्रेडिशनल मॉडल पढ़ा था ना, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है, ये वही वाला का ट्रेडिशनल मेथड जो था उसका मॉडर्न मेथड है, ठीक है। आजकल काफी लोग यही यूज करते हैं, बट ईजी है। ओके, तो पहली एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, भाई 40 प्लस एंट्रीज है, तो हमें स्पीड रखनी पड़ेगी। मैं कुछ एंट्रीज में स्पीड कम रखूंगा, उसके बाद मैं इंक्रीज कर दूंगा, और जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगी मैं उसमें ब्रेक लगाऊंगा भाई। चलो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, स्टॉक 80,000, फर्नीचर 20,000, बैंक 40,000। मैं कह सकता हूँ ये सारा बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो इन सबको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। करो डेबिट, हमारा कैश अकाउंट डेबिट कराएंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, बताओ 2 ये कौन लाया, ओनर लाया, तो ओनर का अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट। और सर जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, देखो तुम जब पैसा लाओगे बिजनेस क्या बोलेगा कि ओनर ने डाला, ओनर का बैलेंस बढ़ाओ, ओनर की कैपिटल इंक्रीज करो, और ऊपर अभी पड़ा ओनर की कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देखो ऑटोमेटिकली क्रेडिट आएगा, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि सर क्या करें, क्रेडिट पे कैपिटल आएगा सीधा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट, यार अमाउंट तुम डाल लोगे ना, मेरे को डालने की जरूरत है, जिसमें मुझे लगेगा कि अमाउंट वाला है मैं उसमें अमाउंट डालूंगा, ठीक है। इसमें अमाउंट नहीं, जरूरत नहीं तो मैंने डाला नहीं। अगला देखते हैं, कैश परचेजेस, सिंपल। तुम कहोगे सर ये 2 वर्ड में क्या एंट्री डाले, कैश परचेजेस क्या होता है ये, ठीक है। गुड्स परचेज, ये क्या होता है सर, कुछ लिखा ही नहीं है, बस परचेज डाल दिया, क्या करें हम इसमें, भाई सिंपल सी चीज, अगर वो कह दे कैश परचेजेस या कह दे गुड्स परचेज और बंदे का नाम नहीं दे जिससे सामान खरीदा है, तो एज्यूम करो कि ये कैश है। भाई फोकस ऑन द वर्ड कि सर सामने वाले का नाम नहीं दिया है और ये लिखा भी नहीं है कि कैश में है, ठीक है। इसमें तो ऊपर वाले में लिख दिया है कैश परचेजेस, ये कैश, इतना बड़ा वर्ड लिखा है कैश, तो मान लो कैश में ही है भाई, लिखा तो है कि परचेज करिए कैश में, ठीक है सर। अगला गुड्स परचेज, क्या लिखा है, क्या क्रेडिट पे है, नहीं लिखा। क्या बंदे का नाम दिया है, नहीं दिया, तो भाई मान लो ना कैश पर है, तुम्हें क्या जरूरत है, ठीक है। तो कैश माने, अब मुझे बताओ जब कैश परचेज करते हो क्या होता है, सामने वाले को सर पैसा देते हम, तुम्हारे हाथ से क्या गया, कैश। जब कैश बढ़ता है तो डेबिट करते हो, कम होता है तो क्या करोगे, क्रेडिट, सिंपल। तो कैश को करो क्रेडिट टू कैश अकाउंट, डेबिट किसको करोगे, तुमने सामान खरीदा, परचेज करी, परचेज इज एन एक्सपेंस। काफी लोग ना यहाँ पे गलती करते हैं, वो कहते हैं कि सर परचेज हमारा स्टॉक हुआ, हमारा स्टॉक बढ़ता है तो वो एसेट है, उसको तो डेबिट करेंगे। अरे एसेट हो या एक्सपेंस, होना तो डेबिट है, ठीक है, इतना तो तुम्हें पता चल गया। बट सर हम उसको एसेट माने कि एक्सपेंस, मैं तुम्हें सही बात बोलूं, जब तुमने सामान खरीदा ना, इट इज एन एक्सपेंस। जब तक वो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं बन जाता ना, तब तक आप उसको एक्सपेंस बोलोगे। क्या, जब तक वो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं बन जाता तब तक आप उसको क्या बोलोगे, एक्सपेंस। यानी कि आज जब तुम खरीद रहे हो ना, दैट इज योर एक्सपेंस, अब कल वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग की डेफिनेशन जाके ध्यान से पढ़ना। चलो, तो आज के लिए हमारा परचेजेस क्या, एक्सपेंस, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए ना मैं आगे लिख देता हूँ ये क्या है, ये अकाउंट है हमारा एक्सपेंस, ठीक है। कैश के लिए लिखने की जरूरत थोड़ी है, तो अगर लिखना हो तो तुम लिख लो अपनी नोटबुक में, नोट कर सकते हो भाई, ये एंट्रीज तुम नोट कर सकते हो, प्रैक्टिस तुम्हारी होगी। डन, आगे चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं यार, अच्छा कलर लेते हैं भाई। अच्छा, कैश सेल का मतलब सर, कैश परचेज मतलब कैश पर परचेज करी, कैश सेल का मतलब सेल करी कैश के ऊपर, सिंपल। गुड सोल्ड, क्या लिखा है, किसको सोल्ड करे, नहीं लिखा। क्या कैश में लिखा, नहीं लिखा। सर क्या माने, अरे कैश में क्या किया, अभी परचेजेस में क्या करा कि सर गुड्स परचेज, हमने कैश माना, तो इसको क्या मानोगे, इसको भी कैश मानोगे, तो एंट्री तो सेम ही होगी कैश सेल की। क्या एंट्री होगी सर, जब कैश सेल करते हो तुम्हारे हाथ में कैश आता है कि तुम देते हो, सर हमारे हाथ में, हमने सामान दिया उसने कैश दिया, राइट।
तो हमारे हाथ में क्या है, कैश, तो कैश को क्या करोगे, डेबिट करेंगे, कैश डेबिट। अब सर करें क्या, हमने तो सेल करी। अरे सेल तुम्हारा क्या होता है, कौन सा अकाउंट होता है, तुम पता है बच्चे यहाँ गलती करते हैं, कहते हैं क्या सर हमने तो एक अपना एसेट दिया, हमने तो अपना एक एसेट दिया तो एसेट को क्रेडिट करते हैं ना सर। अरे भाई साहब ध्यान से समझना, मैंने अभी भी बोला जब तुम परचेज करते हो इट इज एन एक्सपेंस, जब तुम सेल करते हो इट इज एन इनकम। तुम ये नहीं कह सकते कि सर हमने एसेट दिया। भाई साहब तुम्हारा एसेट ही नहीं बना अभी तक, वो क्लोजिंग में जाके बनेगा, अभी एसेट ही नहीं बना। तो तब अभी क्या बोलोगे तुम, सर हमारी ना इनकम हुई जब हमने सेल करा, इनकम का बैलेंस बढ़ता है तो क्या करते हो, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। बट हाँ लॉजिकली तुम कहोगे कि सर एसेट अगर कम भी हो रहा है तब भी तो क्रेडिट ही करेंगे, आंसर तो सेम ही रहेगा, बट कंसेप्चुअली दिमाग में रखना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स हमारा कौन सा अकाउंट होता है, इनकम अकाउंट होता है, ठीक है। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। चल आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 फॉर 40,000। यार मैं तो बड़ा ही मतलब अचंभा हो जाता हूँ जब बच्चे ना ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। मैंने तुम्हें ऊपर क्या बताया, कॉस्ट कितनी है इन सब की, आप नहीं बताया सर। क्वेश्चन ने तुम्हें इधर 30,000 कॉस्ट बता दिया, वो ना तुम्हारी फिरकी ले रहा है, ठीक है। तेरे को बताओ जब तुम सेल करते हो क्या तुम ये देखते हो कि मुझे कितने का पड़ा, या जब वो बंदा चले जाता है क्लोजिंग के टाइम पे तुम ये सोचते हो कि यार मैंने तो बेचा 30,000 का, खरीदा तो मैंने 20,000 का था, कितना मुनाफा हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 10,000। या उसी टाइम जब तुम बेच रहे हो उसके सामने उसको लिख के देते हो 30,000 का बेचा है, 10,000 का खरीदा है, 20,000 प्रॉफिट, बाद में करते हो ना। तो फिर जब एंट्री पास कर रहे हो उसके सामने तब कि उसको बता रहे हो कि जी तुम्हारी कॉस्ट कितनी थी, तुम्हारी सेल कितनी थी। अरे जो तुम्हारी कॉस्ट है ना वो जब कब कैलकुलेट होगा, जब तुम फाइनेंशियल क्लोज करोगे, जब तुम 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तब तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। अभी तुम्हें सिर्फ सेल परचेज की एंट्री पास करनी है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ जो कॉस्ट है ना दैट इज टोटली फॉर कंफ्यूजिंग यू, ठीक है। तो वो तुम्हारी फिरकी ले रहा है, तुम्हें उसमें नहीं घूमना है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है ना उसको इग्नोर करो, कुछ नहीं करना है। सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000 सिंपल। क्या उसने बताया क्रेडिट वगैरह नहीं कहा, फिर कैश मानेंगे। तो कैश जब सेल करते हो क्या होता है, आता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और तुम कहोगे सर कुछ इंपॉर्टेंट भी बता दो। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। फंस क्यों जाते हैं, वो करते हैं सर परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या एंट्री डालते हैं, परचेज अकाउंट कितना डालते हैं 30,000, सेल में डालते हैं 40,000, कहते हैं बचा हुआ 10,000 हमारा सर कैश में आ गया, हमें फायदा हो गया 10,000 का। ओ भाई साहब परचेज पहले की कर लिया है, ठीक है, उस टाइम पे परचेज की एंट्री डाल दी है तो अब सेल कर रहे हो सिर्फ। भाई साहब बड़े अजीब मतलब क्या कहूँ, पुरानी आते। अगला सुनो, परचेज गुड्स फ्रॉम आदि। भाई साहब क्या तुम्हें बताया कैश में परचेज करी, नहीं सर क्रेडिट में परचेज करी, बताया क्या, सर नहीं बताया, बताया तो है, ध्यान से पढ़ो। परचेज गुड्स फ्रॉम आदि, जब तुम्हें ये ना बोले कि सर कैश में परचेज किया है तो तुम सबसे पहली चीज क्या देखते हो, क्या बंदे का नाम दिया है जिससे परचेज की है। अरे दिया ना परचेज, इसका नाम किसका, आदि का नाम दिया ना कि उससे परचेज करा। तो जब लिखा हो कि हमने आदि से परचेज करी है, नाम दिया उस बंदे का, तो तुम क्या मानोगे, इट इज ऑन क्रेडिट। अगर वो इसके आगे लिख दे परचेज फ्रॉम आदि फॉर कैश, तो वो चींक के तो कह रहे कैश दिया, तो फिर तुम क्या मानोगे, कैश परचेज। सिंपल। अब बताओ भाई, हमने परचेज करा, सब परचेज इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस बढ़ता तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हमने सर कर दिया परचेज डेबिट, मस्त कर रहा है सर डेबिट, ओके। अब किससे परचेज करा, आदि से परचेज करा। आदि क्या है तुम्हारा, ध्यान से सोचो, तुमने जिससे सामान खरीदा क्या वो तुम्हें ऐसी जाने देगा कि जा बच्चे जा जी रहे अपनी जिंदगी, हाँ। वो तुम्हें कहेगा कि पैसा, तुम उसको बोलोगे सर हफ्ते के बाद देंगे, आज नहीं देंगे, तो वो कहता है जी ठीक है। तो मतलब तुमने उसको पैसा देना है, वो तुम्हारी क्या बनेगा, एसेट या लायबिलिटी। एसेट का मतलब फ्यूचर में तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, लायबिलिटी मतलब तुमने किसी को फ्यूचर में पैसा देना है, तो दिस इज एन लायबिलिटी, यू ओ समवन। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है क्या करते हो, क्रेडिट करते हैं। तो जी बड़ी है, क्रेडिट करोगे, बट नाम किसका है, आदि का है, आदि का नाम दिया हुआ। तो आदि का नाम, इनकेस तुम्हें नाम ना दिया और सीधा लिखा हो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इधर आदि की जगह उसका नेचर आ जाएगा जो कि है क्रेडिटर्स। डन, चलते हैं आगे। एडजस्टमेंट के साथ सारी करवा रहा हूँ, ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं होना पेपर में। फिर से
देखो अगला, सोल्ड गुड्स टू आशु, नाम दिया भाई साहब आशु, क्या उसने कैश में खरीदा होगा? सर देखते हैं आगे पढ़ा लिखा होगा कि कैश में है तो कैश मानेंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो क्या मानोगे? क्रेडिट मानेंगे, जैसे ऊपर वाली एंट्री थी, सिमिलर एंट्री मैंने साथ साथ रखी है। आगे कहता है गुड्स कॉस्टिंग ₹45, अभी बताया ना फिर की लेगा, गुड्स में कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है, पर तुम सेल कर रहे हो, सीधी सी बात है, तुम्हें उसकी कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट से मतलब एंड में होगा 31 मार्च को, आज कोई मतलब नहीं उसका, तो यानी इसको इग्नोर करेंगे। फॉर 50,000, यानी कि मैंने गुड्स बेचे कितने के? 50,000 के, मगर किसको बेचे? आशु को। कि कैश लिखा है? सर जी नहीं लिखा, फिर क्रेडिट मानोगे, सिंपल। अब तुम्हारे हाथ में क्या आया? सर हाथ में आया ठेंगा, तो अब क्या करेंगे? सर तुमने सेल करी है, सेल इज एन इनकम, तो सेल को क्या करोगे? क्रेडिट करेंगे। सर बड़ी है तो कर दो क्रेडिट सेल्स। सर सेल को तो क्रेडिट कर दिया, कितने से क्रेडिट करेंगे सर? 50,000 से, इनकम 50,000 है, ठीक है। तो सर 50,000 से क्रेडिट करे, डेबिट किसको करे? क्या उसने कैश दिया तुम्हें? नहीं, फिर जब हमने किसी को पैसा देना था हमने उसको कहा क्रेडिटर, अब जिससे हमने पैसा लेना उसको हम क्या कहते हैं? डेटर। अब उस डेटर को यहाँ पे हम डेटर लिख सकते हैं, नो डाउट, बट क्या बंदे का नाम दिया है? सर दिया ना, तो लिखो ना आशु अकाउंट डेबिट। अब आशु वर्ड ना दिया हो, लिखा हो सेल ऑन क्रेडिट, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? डेटर, क्रेडिटर ने लिखा ना, ठीक है, डेटर। ओके आगे चलते हैं। डेटर कह लो कि डेप्टर कह लो, जिसको जो पसंद है, एज यू विश। अगला, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट एंड सॉरी और, यानी कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए या फिर गुड्स चोरी हो गए, तो आप क्या करेंगे? सर गुड्स तो चोरी हो गए, सामान तो बचा नहीं। भाई साहब आपने पहले एक बिजनेस एक्सपेंस डाला था परचेजेस, अब अगर वो तुम्हारा चोरी हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, क्या वो परचेज बचा? तुम कहोगे सर परचेज तो नहीं, लॉस तो है ना हमारा, परचेज नहीं है, लॉस तो है ना। मैं कहूँगा हाँ, जब तुम्हारा लॉस होता है तो तुम उसको क्या करते हो? या मैं तुम्हें कहूँ इसमें आकर देखो, लॉस इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट कहाँ फिट होता है? एसेट पे फिट होता है। क्या फ्यूचर में बेनिफिट देगा लॉस? नहीं सर। क्या लॉस एक लाइबिलिटी है? किसी को पैसा देना है लॉस का? नहीं सर, वो तो चोरी हो गया, किसी को क्या पैसा देना, उसने हमें देना था, ठीक है। इनकम है क्या? लॉस हुआ है सर, नुकसान हुआ है, क्या बात कर रहे हो? कैसी बैकी बैकी बात कर रहे हो? क्या कैपिटल है? उन्होंने पैसा डाला है सर, पैसा ही तो चला गया, लॉस हुआ है, कैसी कैसी बात कर रहे हो? एक्सपेंस, क्या कह सकता हूँ? लॉस इज एन एक्सपेंस, एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, हाँ, जो कि होना नहीं चाहिए था बट हो गया सर, क्या करें, इट इज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस पड़ता तो क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो बस जब तुम्हारा गुड्स लॉस हो गया तुम क्या करोगे? लॉस अकाउंट डेबिट करोगे। अब यहाँ पे लॉस क्या लिखोगे? या तो लॉस बाय फायर, अगर फायर लगी है, फायर इन द फैक्ट्री, रन रन रन, ठीक है, लॉस बाय फायर, और लॉस ड्यू टू थेफ्ट। जो अकाउंट बनाना चाहो बना लेना, मन मर्जी के मालिक हम, उसको डेबिट कर देना। सर हमने एक लॉस तो डेबिट कर दिया, बट गया क्या? भाई साहब जो आपने गुड्स खरीदा था, परचेज करी थी, परचेजेस क्या वो बची? नहीं सर, वो तो चली गई। अब तो सर जो परचेजेस था वो खर्चा तो बचा ही नहीं ना। लॉजिकली सोचो, तुम्हें लॉस भी हो रहा है, तुमने परचेज वाला खर्चा भी डाला है, दो दो खर्चे कैसे हो गए? एक ही तो गुड्स था जिसको जब आपने खरीदा तब आपने कहा ये मेरा परचेज एक्सपेंस है, वही डिस्ट्रॉय हो गया। अब तुम कह रहे हो सर ये लॉस हो गया। भाई साहब लॉस भी और एक्सपेंस भी, ₹1,00,000 का परचेज था, वही लॉस बन गया, वही तुम्हारा एक्सपेंस भी है। 2 लाख का खर्चा ले रहे हो, सरकार क्या बोलेगी? हाँ हाँ कोई बात नहीं, मजे ले लो। नहीं नहीं, एक्सपेंस को वो एक ही जगह रहने देगी, वो चेक कहेगी कि आप लॉस क्लेम कर लो, आप परचेजेस क्लेम नहीं कर सकते। तो जो परचेज वाला एक्सपेंस था जब बड़ा था हमने क्या करा था? डेबिट। अब जब वो कम करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो उसको करो क्रेडिट टू परचेजेस। कुछ बच्चे यहाँ सेल लिख कर आते हैं, कह रहे सर हमने तो बेचा चोर को। मजाक कर रहे हो हैं? वो तुम्हारे घर आया था पर्चा कटवाने कि सर इनवॉइस इशू कर दो, मैं उठा रहा हूँ आपके वहां से माल, हैं? सेल नहीं है, वो परचेज खत्म हुई है। अजीब बंदे, सेल करके आगे। आगे गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, डोनेशन। भाई साहब सैंपल जब देते हैं, डोनेशन जब देते हैं, क्या उनसे पैसा लेते हो? नहीं सर, ये तो हमने दान करा है, पुण्य कमाया है। तो आप सेल कैसे काउंट करोगे उसको आप सेल नहीं काउंट कर सकते। आप उसको ऐसा मान सकते हो आपने डोनेशन करी है, इट इज़ एन एक्सपेंस, ठीक है। आपने चैरिटी करी, आपने सैंपल दिया, एडवर्टीजमेंट करी, वो आपका एक्सपेंस है, बट आपकी वो परचेजेस नहीं है। ऐसा मान लो आपने किसी से सामान खरीदा था और आगे दान पे दे दिया, तो वो आपका खर्चा तो हुआ बट आपकी परचेज थोड़ी हुई।
ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एंट्री पास करोगे सर डोनेशन अकाउंट डेबिट, या फिर चैरिटी लिख दो, जो ठीक लगे। अगर तुमने सैंपल के तौर पे दिया दैट इज योर एडवर्टीजमेंट, तो उसको एडवर्टीजमेंट में डाल दो, डेबिट कर दो, क्योंकि ये सब क्या एक्सपेंसेस, राइट। बट तुम्हारा गया क्या, स्टॉक गया ना, जो तुमने खरीदा था परचेजेस वो गया ना, तो उसको कम कर दो। दो जगह थोड़ी एक्सपेंस मिलेगा, लाख रुपए के परचेज करे, लाख रुपए का दान करा सर, दो खर्चा, 2 लाख रुपया परचेजेस, लाख रुपए के, लाख रुपए का डोनेशन, सरकार कहेगी हम क्या मुंह देखने आए हैं, हाँ। तो 2 परचेजेस, यानी कि परचेज कम कर दो, परचेज नाम का एक्सपेंस कम कर दो, दूसरा एक्सपेंस बढ़ा दो। अगला, परचेज फर्नीचर, कार, फैन, प्रिंटर, फिक्स एसेट परचेज करें। सिंपल सेंस में जब मैं फिक्स एसेट परचेज करता हूँ, क्या मेरे को 1 साल में उसका बेनिफिट मिल जाएगा? नहीं सर, ज़्यादा लगेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो हम उसका बेनिफिट ना एज डेप्रिसिएशन लेते हैं हर साल। बट आज उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करें? सर हमने एसेट खरीदा, तुमने पैसा दिया होगा, हाँ सर पैसा दिया होगा, तो कहो टू कैश। सर बैंक से भी जा सकता है, बिल्कुल बैंक से भी जा सकता है, ऊपर भी बैंक आ सकता है यार, जिस एंट्री में बोला ना, ठीक है। टू कैश और बैंक। डेबिट किसको करें सर? डेबिट करोगे फिक्स्ड एसेट को। सर फिक्स एसेट, हाँ फिक्स एसेट को डेबिट कर दो। अगर फिक्स एसेट का नाम दिया तो खबरदार फिक्स एसेट डेबिट करा, नाम नहीं दिया फिर करना। अगर नहीं दिया तो अगर वो बता दे मशीनरी है तो मशीनरी, कार कह दे तो कार, फर्नीचर कह दे तो फर्नीचर, जो आएगा उसको डेबिट कर देना। यानी तुम्हारा एसेट बढ़ गया और कैश चला गया। एक एसेट गया, एक एसेट कम हो गया, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, सिंपल। अगला, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मानव। भाई साहब कैश नहीं लिखा, क्या लिखा है? मानव। तो वो जो ऊपर कंडीशन दी ना कि सर नाम दिया हो और कैश नहीं लिखा हो, तो क्या मानते हैं? उधार पे। तो ये भी उधार पे। तो सर क्या करें? सर एसेट तो आया, बिल्कुल आया। क्या तुम्हारा कैश गया? एसेट आ गया, मशीनरी आ गई, कार आ गया, फर्नीचर आ गया, बट क्या तुम्हारा कैश गया? नहीं सर अभी कैश नहीं गया, मगर तुमने मानव को पैसा देना है, दैट इज योर लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हो? क्रेडिट, सिंपल। तो टू मानव, इजी। अगर इनकेस मानव नहीं दिया हो, कुछ लोग बोलते हैं सर यहाँ पे ना क्रेडिटर डाल देते हैं। अब भाई साहब क्रेडिटर की डेफिनेशन जाके पढ़ो। क्रेडिटर की डेफिनेशन कहती है अगर आपने सामान खरीदा है बेचने के लिए, उसको क्रेडिटर कहते हैं। क्या? सामान खरीदा है आगे बेचने के लिए, उसको क्रेडिटर कहते हैं। क्या तुमने मशीनरी बेचने के लिए खरीदी है? नहीं सर वो तो यूज़ करने के लिए खरीदी है, तो वो आपका क्रेडिटर नहीं बनेगा। तो अब आपने सर क्या लिखना है? सर अगर मानव का नाम नहीं दिया हो, कहीं फिक्स है परचेज और क्रेडिट, तो क्या करें? तो भाई साहब आप लिखोगे यहाँ पे वेंडर फॉर जो भी होगा फिक्स एसेट, वेंडर फॉर फिक्स एसेट। हाँ बिल्कुल वेंडर लिखोगे, हाँ वही सर स्ट्रीट वेंडर जो घूमता है, हाँ स्ट्रीट नहीं लिखना, बस वेंडर लिख देना, ठीक है। रेडी पे नहीं ला रहे हैं मशीन। आगे कहता है पेड इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्टेशन वेजेस फॉर फिक्स एसेट। ध्यान से समझना, जब तुम एसी खरीदते हो, ठीक है, घर पे एसी वाला आता है, डब्बा छोड़ता है और चला जाता है। हाँ सर, वो भाई साहब इंस्टॉल कौन करता है? तुम करते हो? वायरिंग लगा कर उधर डब्बा लगाना वो तुम करते हो? नहीं सर, वो भी बंदा करता है, तो वो कौन कराएगा? मैं कराऊंगा, ठीक है। तो वो जब बंदा आता है उसके पैसे अलग से लेता है। हाँ सर 1200 रुपये लेता है, बिल्कुल लेता है, प्लस GST, ठीक है। तो वो जो लगाएगा, इंस्टॉल करेगा, उसके जो तुम चार्जेस दोगे, कल को कोई तुम्हें पूछेगा कि सर एसी कितने का, तुम क्या कहोगे? सर मैंने ना अमेजोन से खरीदा था 30,000 का, ठीक है। मैं कहूँगा इंस्टॉलेशन, तुम कहोगे सर 1200 की, तो मैंने कहा वो 1200 नहीं बताएगा उसको, क्या कहोगे कि सर मेरे को तो 31,200 का पड़ा, बिल्कुल, तो 31,200 का ही पड़ा। क्यों? इंस्टॉलेशन के साथ। किसी और को अगर वही सेम एसी लगाना है, क्या उसको भी 31,200 लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यानी कि वो मशीन जो तुमने खरीदी है दैट इज फॉर 31,200। यानी कि सर सिंपल सेंस में अगर कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं और उस पर कोई भी खर्चा लग जाए, फॉर एग्जाम्पल फ्रेट यानी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, अनलोडिंग लोडिंग का खर्चा, इंस्टॉलेशन का, या उसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करने का अगर कोई खर्चा होता है, वो हम कहाँ डालेंगे? उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे। यानी कि अगर मैं इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करता हूँ तो मैं इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं उसको मशीन के अकाउंट में ही डालूंगा। यानी ऐसा मानूंगा मेरी मशीन की वैल्यू बढ़ गई है। समझ आया? मान लो 30,000 की मशीन खरीदी, 1,000 रुपये का फ्रेट पे करा,
तो जो फ्रेट है वो कहाँ जाना चाहिए? फ्रेट एक्सपेंस, फ्रेट अकाउंट में, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट में, बिल्कुल। तो तुम कहोगे सर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं कहूँगा गलत। क्यों? क्योंकि वो किस चीज़ के लिए पे की है? मशीनरी के लिए। तो वो मशीनरी के अकाउंट में जाना चाहिए। तो तुम पता है क्या लिखोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। उसको ट्रांसपोर्टेशन का नाम ही नहीं देना, उसको कहना ये मशीन ही है, 1000 रुपये की खरीदी है। ट्रांसपोर्टेशन आया उसको भूल जाना, कहना ये इंस्टॉलेशन ये मशीन ही है, ठीक है, मशीन पे खर्चा लगा। सिंपल सेंस में उसको फिक्स एसेट का पार्ट मानोगे। यानी कि अगर मैंने इंस्टॉलेशन या ट्रांसपोर्टेशन या वेजिस पे करी है फिक्स एसेट के लिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं हमेशा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट करूँगा। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट करूँगा। फिक्स एसेट यानी उस चीज़ का नाम लिखा होगा ना, कार पर फर्नीचर जो भी लिखा होगा उस हमने अपनी किताबों में, उसका नाम आ गया। तो टू, अगर कैश में पैसा दिया तो कैश में, अगर बैंक से दिया तो बैंक से। सिंपल। अभी 11 एंट्री पे पहुंचे, 30 और पड़ी है भाई साहब। चलो आगे चलते हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे करेंगे यार, देखो मजे ले लेके पढ़ाई करो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी बहुत गप भी मारेंगे। चलते हैं आगे। परचेज स्कूटी फॉर डॉटर। आय हाय, डॉटर के लिए स्कूटी खरीदी है भाई साहब। लड़की के लिए स्कूटी खरीदी है, बिजनेस के लिए नहीं खरीदी है कि उसके ऊपर लूंगा सर आज ओला की उबर की तरह बंदा उठा के डिलीवर करके आऊँगा। नहीं नहीं नहीं, उसका धंधा नहीं है ये, बेटी के लिए खरीदी है। तो मुझे बताओ, ओनर ने अपने घर का एक्सपेंस बिजनेस से करा है, तो क्या इस स्कूटर को दिखाऊं क्या बिजनेस के अंदर कि सर हम तो इस पे डिलीवरी दे रहे हैं? सरकार कहेगी हाँ हाँ स्कूटर पे डिलीवरी दे रहा है, वेरी गुड, अच्छा बच्चा है तू तो। नहीं, हम इस स्कूटर को ऐसा मानेंगे कि इसने घर पे खरीदा। जब घर के लिए खरीदता है कोई अपना ओनर, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? ड्राइंग्स। यस एग्जैक्टली। जिसने पेंटिंग बोला वो गलत है। ड्राइंग्स, ठीक। तो ड्राइंग्स अगर मैं करता हूं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। क्यों होता है? टेल मी। तुम लोगों ने ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट तो करा, बट क्यों बताओ? आधे लोग ये तो नहीं बोल रहे कि सर स्कूटी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। खतरनाक बच्चे हो। नहीं, ध्यान से समझना। अगर मैं स्कूटी अकाउंट डेबिट करता हूँ, इसका मतलब मैंने एक फिक्स एसेट खरीदा जो कि बिजनेस के लिए, जो कि टोटली रॉन्ग हो जाएगा। मैं ऐसा कहूँगा कि सर मैंने स्कूटी के लिए पैसे दिए होंगे, तो मेरे बिजनेस से कैश तो गया, राइट, और किसके लिए गया? स्कूटी के लिए। बट क्या स्कूटी यहाँ पे आई? तुम कहोगे सर स्कूटी तो घर पे गई, बिजनेस पे नहीं आई। तो मेरे हिसाब से बिजनेस से पैसा निकला है, बट किस चीज के लिए निकला है? सर ओनर ने अपना पर्सनल खर्चा करा, तो मैं ऐसा कह दूं मैंने वो कैश ओनर को दिया है सीधे, फिर ओनर ने आगे जाके खर्चा करा। भाई साहब ओनर ने जो आगे जाके खर्चा करा उससे मुझे क्या लेना देना? मैंने पैसा किसको दिया? मैंने दिया ओनर को। तो मैं ऐसा दिखाऊंगा मैंने ओनर को पैसा दिया, और जब ओनर को पैसा दूंगा कैश जाएगा, तो कैश को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। सर एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, सिंपल। तो टू आ जाएगा कैश स्लैश, अगर बैंक से दिया तो बैंक। मगर डेबिट किसको करेंगे? सर ओनर को दिया तो ओनर हमारी इनसाइडर लाइबिलिटी, अगर इनसाइडर लाइबिलिटी को मैं कैश दूंगा यानी वो कम हो जाएगी। इनसाइडर लाइबिलिटी कम होगी तो सर उसको क्या करेंगे? सर डेबिट करेंगे, बिल्कुल सही। बट सर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे ना। आपने ड्राइंग्स क्यों बोला? भाई साहब कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ क्रेडिट आइटम्स देखते हैं, यूजुअली एक दो एंट्री हैं जो कैपिटल में जाती है सीधे। अदरवाइज अगर हम ओनर को कोई भी पैसा देते हैं हम उसको ड्राइंग्स अकाउंट में डालते हैं, और वो होता कैपिटल है। मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ क्यों ड्राइंग्स अकाउंट में डालते हैं, शॉर्ट में समझना। देखो यही फ़ायदा है यहाँ पे बैठ के पढ़ने का कि सर रीज़न भी पता चलेगा। ड्राइंग्स क्यों हम ड्राइंग्स अकाउंट बना रहे हैं, मैं तुम्हें सिंपल बोलूँ। साल के एंड में जब ओनर बैठेगा वो यही देखेगा कि मैंने कितना पैसा बाहर निकाला या कितना पैसा अंदर डाला, ऐसे ही होगा। तो अगर मैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट में यही एंट्री पास कर रहा हूँ जिसमें पैसा आया है बिजनेस के अंदर, तो उसको ये पता चल जाएगा सीधा सीधा कि भाई मैंने कितना पैसा बिजनेस के अंदर डाला। और वो जब ड्राइंग्स अकाउंट देखेगा उसमें वो पैसा आएगा जितना उसने विड्रॉ करा, तो ड्राइंग्स अकाउंट में सिर्फ वो दिखेगा जितना पैसा वो लेकर चला गया घर। तो मैं सीधा कह दूं कि उसको दोनों चीजें दिख रही है कि उसने कितना पैसा लाया, कितना पैसा गया, वो भी सिर्फ एक अकाउंट से। उसको ज्यादा कुछ कम्प्लेक्स चीजें नहीं देखनी पड़ेगी। सर आया गया एक ही अकाउंट के अंदर, जैसे तुम कैश अकाउंट में करते हो, कहीं से आ रहा है कहीं से जा रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा सर, ऊपर से जा रहा है। तो बस वो चीज़ उसके साथ ना हो, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट को अलग रखा है, ड्राइंग्स अकाउंट को अलग रखा है। एट द एंड जब किताबें बनती है, क्लोज होती है, तो ड्राइंग अकाउंट कैपिटल से लेस हो जाता है। वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं है। अभी इतना समझो, ड्राइंग अकाउंट इसे कैपिटल अकाउंट, जब भी हम ड्राइंग करेंगे पर्सनल यूज के लिए, ओनर एक्सपेंस करेगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे। डन। आगे चलते हैं। पेड सैलरी पे करी है सर सैलरी इज एन एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करेंगे? डेबिट, सिंपल। सर अब तो हम स्मार्ट हो गए, आप ऐसे ही हमें सुनाते रहते हो।
तो भाई साहब सुनाना ही पड़ेगा ना, पढ़ोगे नहीं तो। सैलरी और रेंट अकाउंट डेबिट। सर जब पे करोगे तो क्या कहोगे उसको, घर से ले लेना, हाँ चल छुट्टी बाय, एक्सपेंस हो गया ख़त्म। नहीं, उसको बोलेंगे ये ले पैसे, यानी कि कैश से पे कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, आई एम सॉरी करेक्ट कर लेते, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश कम हो जाएगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। डन। अगली वाली एंट्री, और इसको कर देना इंपॉर्टेंट मार्क 3 स्टार दे देना इसको। क्यों सर जी, ये एंट्री आधे बच्चों को समझ नहीं आती है। वो कहते हैं सर ये हुआ क्या, ये एंट्री में करा गया आपने। सिंपल मैं बताता हूँ, ये एंट्री बोलती है सैलरी, रेंट या फिर कोई भी चीज़, कोई एक्सपेंस है दैट इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले जान सकते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सर खर्चा हो गया, दिया नहीं है अभी तक, खर्चा हो गया दिया नहीं है, या मैं सीधा कह लूँ देने वाला हो गया है अभी तक नहीं दिया, देने वाला हो गया है बट दिया नहीं है। वो होता कैसे ये, सर मैंने किराए पे ना एक बिल्डिंग ली, ठीक है, आज ही ली, और आज आके मैंने अभी सामान भी नहीं रखा उधर, क्या रेंट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा? तो दुकानदार बोलेगा कि ले जा, दे रेंट इस बिल्डिंग का। अरे भाई साहब मैं महीना एक यूज करूंगा फिर ही रेंट आउटस्टैंडिंग होगा। ध्यान से समझना, जब मैंने वो बिल्डिंग किराए पे ली और 1 महीना यूज करी, क्या 1 महीने के बाद वो दुकानदार बोलेगा रेंट ला भाई? मैं क्या बोलूँगा, हाँ मैंने तो बैठा ही नहीं, मैं दुकान पे था ही नहीं, मैं रेंट कैसे दूँ? भाई साहब महीना एक आपने यूज़ करी है, तो आप उसको क्या बोलोगे, ये लो रेंट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ महीने के बाद रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, मैंने दिया नहीं अभी तक, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया। अगर तुमने एक बंदा रखा काम पर सैलरी पर, उसको तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए, महीना बीत गया, तो वो सैलरी हो जाएगी आउटस्टैंडिंग। बट ध्यान से समझना, जब तुमने किराए पे लिया दैट इज योर एक्सपेंस, बट आउटस्टैंडिंग कब बन रहा है, जब आपने पे नहीं करा, जब आपने पे नहीं करा। तो मतलब 2 एंट्रीज हुई है सर, एक चीज आपने किराए पे चीज ली वो आपका एक्सपेंस, दूसरी चीज आपने उसको पे नहीं करा। तो अब ध्यान से समझना, जब आप किराए पे कोई चीज लेते हो उसको क्या बोलते हो, एक्सपेंस, राइट। यानी कि सैलरी और रेंट एक एक्सपेंस है, सर उसको डेबिट करो ना, एक्सपेंस है, क्यों इतना माथापच्ची करने का। सैलरी या फिर रेंट या फिर जो भी कोई चीज़ होगी खर्चा, डेबिट, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। मैं इसमें लिख रहा हूँ एक्सपेंस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ आना चाहिए। एक्सपेंस आ गया, ठीक है सर। अब ये तुमने दिया नहीं है, यानी कि इट इज आउटस्टैंडिंग। अगर तुमने कैश दे दिया तो मैं तो सीधा सीधा कैश कहता, सर एसेट आउट, कैश क्रेडिट करो, खत्म करो कहानी, किस्सा खत्म। बट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बन गया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब सर हमें अभी देना है, तो देने वाला क्या होता है, लायबिलिटी। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं सर, आउटस्टैंडिंग ही तो बोलते हैं। उसको करते क्या है, क्रेडिट करते हैं सर। तो बस इस जगह पे आप क्रेडिट करोगे, बट नाम पता क्या लिखोगे। बच्चे इसके कारण कंफ्यूज होते हैं कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं सर, ठीक है, पैदल हो गए हैं। भाई साहब इसमें हम लिखेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में O/S भी लिखते हैं, तो तुम O/S लिख सकते हो। तो सैलरी या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट ऐसे लिखते हैं हम। यानी कि सर रेंट खर्चा है उसको डेबिट तो करेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो एक लायबिलिटी है। चीज समझ आई गेस क्लियर है। जिसको नहीं समझ आया वो एक बार पीछे करके फिर से देख लो, सिंपल। अगला सैलरी पेड इन एडवांस। ऊपर तक तो तुम पैसे देने को तैयार नहीं थे, फिर एक बंदा इतना अच्छा निकला तुमने उसको एडवांस में सैलरी दी है। अब क्या करें सर, ये भी हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये एडजस्टमेंट्स आती हैं यार पेपर में, कर लेना अच्छे से। अच्छा, अब तुमने किसी को सैलरी एडवांस में दिया, तो क्या तुमने उसका पैसा दिया होगा एडवांस, तभी बोलोगे एडवांस। तो सर कैश तो गया हमारा, तो कैश को क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे। डन सर, कैश क्रेडिट कर दिया। क्या सैलरी खर्चा हो गया सर, मैंने ना महीने के स्टार्टिंग में उसको सैलरी पकड़ा दी, तो क्या एक्सपेंस हो गया, तुमने उससे काम वसूल लिया। अरे सर कैसे, महीना एक काम करेगा तो कब तब होगा ना सैलरी का खर्चा, एक दिन से थोड़ी हो जाएगा। आज ही पैसा दिया, आज ही सैलरी एक्सपेंस बुक कर दूं। इस हिसाब से तो मैं बिजनेस स्टार्ट करने में सारी सैलरी पे कर देता हूँ और कहता हूँ सर हमारा तो बिजनेस में लॉस चल रहा है क्योंकि मैंने सारा खर्चा कर दिया अभी। ऐसा थोड़ी चलता है भाई साहब। तो आपका सैलरी क्या हुआ, आपने एडवांस में पे कर दिया, जो कि आपका एक्सपेंस अभी नहीं बना। तो सर एक्सपेंस नहीं बना, मैंने पैसा दे दिया, तो क्या मानो, क्या तुम कह सकते हो अगर वो बंदा काम नहीं करके देता तो मुझसे पैसा वापस ले लोगे? तो मैं कह सकता हूँ इट इज योर एसेट। तुम कल को पैसा या फिर बेनिफिट वापस लोगे। बेनिफिट इज द सेंस, सर सैलरी पे काम कराओगे ना, उससे बेनिफिट वापस लोगे, तो इट इज एन एसेट। जब एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो सर सिंपल हो गया ना, तो सैलरी को डेबिट कर देते हैं। अरे सर सैलरी नहीं करेंगे डेबिट, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी इन एडवांस डेबिट करेंगे।
सैलरी इन एडवांस डेबिट। डन। आगे चलते हैं। समझ आ रहा है ना भाई साहब? वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, ठीक है? मेरे को लगता है ये वीडियो जाएगी आज घंटे के ऊपर, तो प्लीज़ अच्छे से करना वीडियो लाइक, क्योंकि मेहनत लगती है भाई साहब इसमें। डन। आ गया। एक्सपेंस ₹8,000 पेड, रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर, स्टेशनरी, कोई भी ऐसा कोई खर्चा जो कि मैंने क्या करा, पे कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ एक्सपेंस। तो एक्सपेंस उसका नाम डाल देंगे, अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी, अपना कोई भी इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस, रिपेयर है तो रिपेयर, उसको डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट कर देंगे कैश को, क्योंकि कैश चला जाएगा। ये एंट्री तो बड़ी आसान है। मैं यहाँ पे ना एक्सपेंस लिख रहा हूँ। तुम्हारे पेपर में कोई भी खर्चे का नाम दिया हो तो तुम उसको उसी खर्चे के नाम से लिखना, जो कि मैंने रेड में लिखा हुआ है, उसी के नाम से, और टू कैश या फिर बैंक। ये तो तुम कर ही सकते हो। मैं एक मिनट पानी पी लूँ, तब तक तुम ऊपर वाला देख लो। चलो कर स्टार्ट। तुम भी पी लो यार पानी, पानी पीते रहना चाहिए। सर क्या ज्ञान दे रहे हो आप? चलो काम करो। अगला, प्रीपेड रेंट और इंश्योरेंस। भाई साहब आपने कभी इंश्योरेंस देखी है, करवाई है? तो मैं इंश्योरेंस साल के बाद करवानी पड़ती है, पहले करवानी पड़ती है? अगर देखो लॉजिकली देखो कि सर अगर मैं साल के बाद इंश्योरेंस कराऊं, तो मान लो सर साल के बीच में अगर गाड़ी ठुक जाए, तो मैं तो इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम डाल दूंगा। मैं कहूँगा भाई साहब कि मैंने साल के बाद इंश्योरेंस करवानी थी, मेरा तो क्लेम लगवा दो। और साल के बाद मुझे खर्चा नहीं पड़ा तो मैं कहूँगा मैंने करवानी नहीं प्रीमियम। मैं कह दूँ किस बात का, मैंने करवानी नहीं थी इंश्योरेंस। तो अरे जब भी तुम इंश्योरेंस पे करते हो ना, इट इज़ इन एडवांस, कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना मेरा और तेरा। ऐसे तो बाद में आधे साल में जब होगा नहीं कुछ, तो मैं करवाऊंगा नहीं इंश्योरेंस। जिस साल में हो गया उस साल में क्लेम ठोक दूंगा कि मैंने जब इसकी ड्यू होनी थी तब पेमेंट करनी थी। तो ऐसा तो नहीं चलता, ये तो मजाक हो जाएगा। तो हम एडवांस में पेमेंट करते चलते हैं। तो जब एडवांस में पेमेंट करते हो सर, इंश्योरेंस तो हमारा खर्चा हुआ ही नहीं, तो फिर सर उसको कैसे माने हम, उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करें? जब इंश्योरेंस करवाओगे कैश जाएगा, मगर क्या इंश्योरेंस वाला बेनिफिट आज ही मिल जाएगा या साल के बाद मिलेगा? बिल्कुल सर साल के बाद मिलेगा। तो आज उसको आप खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसको क्या बोलोगे? सर इंश्योरेंस इन एडवांस लाइक सैलरी, बिल्कुल सेम। तो भाई साहब एंट्री पास कर दो, टू कैश स्लैश बैंक जब पैसा जाएगा, और डेबिट किसको करेंगे? रेंट को या फिर इंश्योरेंस को जो इन एडवांस है। तो आप एंट्री में लिख सकते हो प्रीपेड रेंट, एडवांस में रेंट दे दिया होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं हमें एडवांस रेंट चाहिए सर, तो वही वाले बंदों को यही ऐसे देंगे। इंश्योरेंस, इसको भी प्रीपेड इंश्योरेंस कह सकते हो आप, प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड रेंट वट एवर, उसको डेबिट कर दो। और ये हमारा कौन सा अकाउंट होता है? ये होता है हमारा एसेट अकाउंट, ठीक है? डन। आगे चलते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सर अभी तक तो हम सिर्फ एडवांस में पे कर रहे थे, एक्सपेंस कर रहे थे, अब इनकम एडवांस में होगी। एक कस्टमर आया अच्छा सा, उसने कहा मुझे ना महीने के बाद ये सामान चाहिए, अगर पैसे अभी दे गया, बड़ा भला व्यक्ति था यार, बड़ा भला। तब क्या करे सर, पैसा एडवांस में आ गया, काम तो बाद में ही देना है। तो सिंपल सी चीज़ है, कैश आया तो कैश रख लो ना, क्यों दे रहे हो वापस? तो कहो कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक डेबिट। बट सर क्रेडिट किसको करे? इनकम तो अभी हुई नहीं। अगर इनकम हो जाती तो मैं तो इनकम को सीधा सीधा क्रेडिट मार देता, बट इनकम तो हुई नहीं, तो सिंपल कहता था ना, इनकम इन एडवांस। अगर इनकम का नाम दिया तो इनकम का नाम लिखना, जैसे कि रेंटल इनकम इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है ना? जिस हिसाब से जैसी इनकम होगी वैसा इनकम का नाम लिख देना। इस केस में हमारे पास इनकम इन एडवांस का जैसे नीचे लिखा हुआ है रेंट या फिर कमीशन इनकम, तो मैं लिख देता हूँ इनकम इन एडवांस, नाम तुम बाद में लिख लेना। कमीशन इनकम इन एडवांस, इंटरेस्ट इनकम इन एडवांस, रेंट इनकम इन एडवांस, जो भी एडवांस में आया भाई साहब, सिंपल सी चीज़, या इनकम इन एडवांस अगर कुछ नहीं दिया तो इनकम इन एडवांस। डन। आगे चलते हैं। डन 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 डन। अगला है सर लाइफ इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस ऑफ द ओनर। भाई साहब यहाँ पे जो बच्चा कंफ्यूज होता है ना, गजब लेवल का कंफ्यूज होता है। अच्छा ये ऊपर वाली दो एंट्रीज भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये दो भी इंपॉर्टेंट कर लेना, नीचे वाला भी कर देना है, लाइफ इंश्योरेंस वाला। डन। क्या है लाइफ इंश्योरेंस? सर क्वेश्चन कहता है लाइफ इंश्योरेंस पेड, सिंपल, लाइफ इंश्योरेंस पेड। भाई साहब लाइफ इंश्योरेंस किसकी पे होती है पता तुम्हें? बिजनेस में
बिजनेस में ओनर की पे होती है। सर एम्प्लॉय की भी होती है, अरे वो एम्प्लॉय इंश्योरेंस होती है, वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं होती है, वो एम्प्लॉय की इंश्योरेंस होती है, उसको ESI बोलते हैं, वो गवर्नमेंट का कोई एक्ट है उसके अंदर होती है, ESI एक्ट बोलते हैं हम उसको, तो वो उसके अंदर होती है, उसमें बड़ा माइनस अमाउंट होता है और एम्प्लॉयज़ का कोई भी खर्चा होता है हेल्थ का उसमें कवर हो जाता है। तो जो ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस है ये ओनर की पे होती है, और जब ओनर की लाइफ इंश्योरेंस पे होती है तो बिजनेस को क्या लेना देना उससे। तुम कहोगे सर बिजनेस को लेना देना है, बिजनेस चलेगा कब जब ओनर जिंदा होगा। अरे ये सब पुरानी बनाई बातें हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ओनर जिंदा रहेगा तो बिजनेस चलेगा, हम हैं तो बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस विल गो ऑन, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है, बिजनेस एंड ओनर इज अलग अलग, ठीक है। यहाँ वो प्रिंसिपल लगता है अकाउंटेंसी का, तो सिंपल सी चीज़ है, ओनर अलग है बिजनेस अलग है। अगर वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहा है यानी कि वो अपना पर्सनल खर्चा कर रहा है, तो तुम डेबिट नहीं कर रहा ना लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस, हम उसको डेबिट कर रहा है। हम पेपर में ना बड़े अच्छा मतलब इजी पेपर डाला था मैंने हम तो लाइफ इंश्योरेंस डेबिट करा है, ऐसा कुछ नहीं करके आना। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल एक्सपेंस होता है, ओनर का एक्सपेंस होता है, तो हम उसको एज ए ड्रॉइंग ट्रीट करेंगे कि ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला, उसके बाद जो करा हमें क्या पता, जला दिया उसने शायद, तो भाई कर ले वो जो करने का मन होगा। तो हम करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। डन। अभी तक सर हम ऊपर जो इंश्योरेंस पढ़ रहे थे वो किस चीज़ की थी भाई साहब, वो स्टॉक की हो सकती है, गोडाउन की हो सकती है, बिल्डिंग की हो सकती है, एम्प्लॉयज़ की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, बट ओनर की नहीं हो सकती। लाइफ इंश्योरेंस तो बिल्कुल नहीं होगी, प्लीज़ ध्यान रखना। अगला चलते हैं, ये वाला है जिसमें मुझे लगता है कुछ खास नहीं है, बट बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं, बड़ा सिंपल है। कहते हैं आप रेंट पे कर रहे हो 30,000, ठीक है सर, मगर जो बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हो ना उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा मैं घर के लिए यूज कर रहा हूँ। यानी कि एक बिल्डिंग है, एज्यूम करो उसके 3 फ्लोर्स है, उसमें से एक फ्लोर मैं घर के लिए यूज कर रहा हूँ, 2 फ्लोर बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, और वो जो पूरी बिल्डिंग है उसका रेंट कितना पे कर रहा हूँ मैं, 30,000। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ सर हर एक जो फ्लोर है उसका रेंट 10,000 है। भाई साहब बिजनेस के लिए कितना यूज कर रहे हो, 2, तो मैं कहूँगा 20,000 रेंट जो है वो बिजनेस का है, तो 10,000 है वो उसका पर्सनल रेंट है। तो भाई साहब जब आप 30,000 सामने वाले को पे करोगे, आप 20,000 कहोगे बिजनेस का एक्सपेंस, बचा हुआ ड्रॉइंग्स। तो ध्यान से समझना, जो हमारा 20,000 का होगा उसको हम बोलेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट 20,000, क्योंकि 2/3 हिस्सा कैलकुलेशन कैसी हुई इसकी सर, 30,000 का 2/3 फ्रैक्शन, 3 में से 2 हिस्से, या और जो बचा हुआ होगा ड्राइंग्स हो जाएगा, क्योंकि 1/3 हिस्सा हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल, वो हो जाएगा 10,000। कैसे निकला सर, 30,000 इंटू 1/3। पेपर में आ सकता है कि एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसके 1/5 हिस्सा हम घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, बाकी 4/5 हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो इसको इंटू 4/5 कर देना। ऐसा मान के चलो 5 हिस्से हैं, 5 में से एक हिस्सा तुम यूज़ कर रहे हो, या 3 में से एक हिस्सा, अभी जिस हमारे एग्जाम्पल में 3 में से एक हिस्सा घर के लिए, बाकी बिजनेस के लिए। तो G2 पेमेंट तो कैसे ही करेंगे सर, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि छुट्टी बाय बाय टाटा। ओके, हमने फिक्स से डेबिट करा था, राइट। अब क्वेश्चन कह रहे हैं डेप्रिसिएशन लगाओ। मैंने तुम्हें कहा था हर साल हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ताकि जो फिक्स एसेट है वो यूज़ होते रहे। डेप्रिसिएशन सिंपल में एक मैं कहूँ वियर एंड टियर ऑफ द फिक्स एसेट, या फिर ऑब्सोलेंस जब हो जाता है हमारा फिक्स एसेट तब डेप्रिसिएशन आता है। डेप्रिसिएशन हर साल आता है, बट एंट्री क्या होती है सर, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आपके एसेट की वैल्यू फॉल होगी। क्या, आपके एसेट की वैल्यू फॉल होगी ड्यू टू वियर एंड टियर, यूज के कारण। भाई कार जब रोज चलाएंगे तो उसके टायर घिसेंगे ना, इंजन घिसेगा ना। आप फर्नीचर लगाओगे तो साल के बाद उसमें से दरवाजे में ऐसे किच 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 की आवाज़ तो नहीं आएगी, है आएगी ना। तो उसका मतलब है कि आपका वो वियर एंड टियर हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो हम उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब सर डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, सिंपल, क्योंकि सर हमारा फिक्स एसेट अगर वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब वो मेरा खर्चा लॉस है, तो उसको तो सर एक्सपेंस मानेंगे, डेबिट कर देंगे। बट सर क्या डेप्रिसिएशन के लिए हम पैसे देते हैं? क्या मैंने इस फर्नीचर के लिए जब ये खराब हो रहा था उस समय से क्या मेरे बुगड़ी से पैसे निकाले हैं? सर नहीं, वो तो हमने पहले जब खरीदा था तब दिए थे पैसे, डेप्रिसिएशन के टाइम पे पैसे कोई नहीं दिए। तो हाँ, तो डेप्रिसिएशन इज एन नॉन कैश एक्सपेंस, याद रखना। क्या, डेप्रिसिएशन इज एन नॉन कैश एक्सपेंस, यानी कि बिना कैश वाला एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जिसमें कैश नहीं जाता। अब सर डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस तो हमने उसको डेबिट कर दिया, बट सर क्रेडिट किसको करें, कैश तो जा ही नहीं रहा। भाई सर जो आपने एसेट
खरीदा था तब उसको डेबिट करा था, आज उसकी वैल्यू कम होगी तो बुक्स में आप मैनिपुलेशन नहीं कर रहे या फ्रॉड कर रहे हो ना बिजनेस में। 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, आज भी 10 लाख की दिखा रहे हो, उसमें डेप्रिसिएशन लगाओ, उसकी वैल्यू कम करो। ऐसे ही कहते हैं ना, वैल्यू कम करो। अब वैल्यू कैसे कम करोगे सर? एसेट को क्रेडिट करके, जब खरीदा था उसको क्या करा था? डेबिट। उसकी वैल्यू कम होगी तो उसको क्या करोगे? क्रेडिट। खत्म करोगे ना, कम करोगे। तो भाई साहब उसको कर दो क्रेडिट, यानी सर फिक्स एसेट को क्रेडिट करो और डेप्रिसिएशन को डेबिट करो। बिल्कुल। अब सर फिक्स एसेट की जगह कार होगा तो कार, मशीनरी होगा तो मशीनरी, फर्नीचर हुआ तो फर्नीचर, एज योर विश। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं कहता हूँ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट सिर्फ यही दो है। आई डोंट नो इसका क्या रोल है सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में। सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस होता है कि जैसे मेरा अपना ही बिजनेस है, ठीक है, तो उसमें क्या रोल होता है मेरे को नहीं समझ आता भाई साहब, इतना मौजूद है ना ये, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस में फिर समझ आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन रॉइट्स, बट भाई सोल प्रोप्राइटरी में मेरा ही पैसा, मैं खुद को ही, मेरा ही खर्चा, मेरा ही बिजनेस का खर्चा, और मैं खुद को ही इंटरेस्ट दे रहा हूँ। मतलब क्या ही फालतूगिरी है ना। इंटरेस्ट की एंट्री देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है क्या कर रहा है ये बिजनेस हमसे। चलो कोई बात नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस होता है, राइट, क्योंकि ध्यान से समझना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो। मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई है एज अ ओनर, ठीक है, क्या वो पैसा मैं बैंक में लगा सकता था? बिल्कुल लगा सकता था। क्या बैंक मुझे उस पर इंटरेस्ट देता? बिल्कुल देता। तो सर मैंने बिजनेस में पैसा लगाया और बिजनेस मुझे उससे प्रॉफिट दे रहा है काम करके, इनकेस नहीं दिया फिर लॉस हो गया, फिर बिजनेस कहता है यार ठीक है तू बिजनेस बैंक में लगाता पैसा, तेरे को 6% सूद मिलता, 7% सूद मिलता है, सूद मतलब इंटरेस्ट मिलता। बिल्कुल, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मिलता, तो मैं तेरे को इधर देता हूँ ना इंटरेस्ट, 3% इंटरेस्ट देता हूँ। बंदा कहता है यार 3% इंटरेस्ट ठीक है ना से तो बेटर है ना। मैं अगर 6% वहाँ कमाता, 3% ये मेरे को दे दे, और बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाऊंगा वो भी तो एड अप होगा ना। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, बट 3% इंटरेस्ट तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा ना। अगर कुछ नहीं मिला, लॉस भी हो गया, तो बिजनेस कहता है हाँ, बंदा कहता है यार सही है यार 3% इंटरेस्ट तो कमाऊंगा। तो एक टाइप का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो बिजनेस क्या कहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस। मैंने कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, IOC डेबिट कर दिया। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ये बिजनेस कैश में पे नहीं करता। क्यों सर, क्यों नहीं पे करता? क्योंकि ये देना है ओनर को। क्या ओनर का अकाउंट पड़ा है हमारे पास? बिल्कुल पड़ा है सर, ओनर का कैपिटल अकाउंट। तो सर कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दो ना, ऐसा कह दो ना सर तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ गई, बिजनेस ने तुम्हें पैसा नहीं दिया ओनर को वापस। उसने कहा कि मैंने तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, बट मैं अभी पे नहीं करूंगा, जब तेरी कैपिटल पे ऑफ करूंगा मैं तभी उसको पे करूंगा। यानी कि आज लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कौन सी? कैपिटल, इनसाइडर लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि मैं 2 कैपिटल अकाउंट कर दूंगा। यानी सिंपल सेंस में यार मेरा बिजनेस में कैपिटल अकाउंट बढ़ गया है यार, सिंपल सी चीज है, मेरे को पैसा देना उसने बाद में। तो 2 कैपिटल अकाउंट, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। ओके सर, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे लगता है। अगर वो कैपिटल मैं विड्रॉ कर लूँ, उसको क्या कहते हैं हम? ड्राइंग्स कहते हैं। बिजनेस कहता है यार ये तो वन साइडेड प्यारी है ना, ये एक वन साइडेड लव है, ये क्या तरीका हुआ? मतलब तू पैसा डालेगा तो मैं तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। भाई साहब तू पैसा बाहर निकाल दे तो मैं कमाऊंगा क्या? पैसा तो चाहिए ना बिजनेस में कमाने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं होगा मैं कमाऊंगा क्या? तो बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है, ये तो वन साइडेड लव हुआ। नहीं ऐसा नहीं होता, दोनों साइड से प्यार होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है दोनों साइड से होना चाहिए। मैंने कहा क्या हाँ इसका क्या तरीका, आप क्या करें? उसने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेंगे हम। यानी कि अगर तू बिजनेस से पैसा बाहर निकालेगा, यानी ओनर बिजनेस से पैसा बाहर निकालेगा, उसको कहते हैं ड्राइंग्स, तो मैं उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लूंगा तेरे से। बिजनेस कहता है कि अब तो लेना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है ना, वन साइडेड प्यार नहीं चलेगा, एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है चल मान ले, लगा ले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना लगाएगा? चल जो भी है लगा ले चल। मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस ले रहा है किससे? ओनर से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस ले रहा है ओनर से। हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? हम सर बिजनेस की कर रहे हैं। तो बिजनेस जब ओनर से लेगा तो मेरी बिजनेस की इनकम होगी? बिल्कुल होगी सर, हम ओनर से लेंगे, ओनर का खर्चा, बिजनेस की इनकम। सिंपल, मेरी इनकम क्या होनी चाहिए? डेबिट की क्रेडिट? जब सर इनकम बढ़ती है हम उसको करते हैं क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होनी चाहिए क्रेडिट। तो IOD को कर दो क्रेडिट कि सर मेरी इनकम है।
अब ध्यान से समझना, प्यार एक तरफा नहीं चलता। बट क्या सर, अगर तूने मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को दिया, यानी बिजनेस का खर्चा, तो उसने कैपिटल अमाउंट बढ़ाया था, तो ओनर क्या बोलेगा कि जब तू मेरे पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएगा तो मैं तेरे को पैसा दूंगा, हट मेरा कैपिटल अकाउंट बढ़ा ना तेरे पे, उससे कम कर ले, यानी मेरे कैपिटल अकाउंट में से निकाल ले। तो भाई साहब, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैं ओनर से चार्ज करूंगा, मेरे को पैसा किसने देना है? ओनर ने। बिजनेस को पैसा ओनर ने देना है, यानी कि बिजनेस की इनकम। बट वो लेगा कहाँ से सर? ओनर के कैपिटल अकाउंट से निकाल लेगा। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? कम। कैपिटल अकाउंट कम करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है सर? डेबिट करना पड़ता है। तो कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दो। अब सर कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो जब कैपिटल अकाउंट को कम करते थे हम तो ड्राइंग्स में डालते थे, बट मेरी वीडियो वापस जाके देखो, मैंने तुम्हें कहा था एक दो एडजस्टमेंट ऐसी हैं जिसमें ड्राइंग्स की जगह कैपिटल अकाउंट भी आता है। ये वही एडजस्टमेंट है इकलौती जिसके अंदर ड्राइंग की जगह कैपिटल अकाउंट। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हो, ओनर एक्चुअली में कुछ पैसा थोड़ी विड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब पैसा थोड़ी विड्रॉ करना होता है। विड्रॉल के टाइम पे हम बोलते हैं ड्राइंग, बट इस केस में तो ओनर के अकाउंट से पैसा किसने निकाला है? बिजनेस ने निकाला है। उसको ड्राइंग नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। डन। जिसको एंट्री नहीं समझ आई है भाई साहब, वापिस जाके देख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज़ है, 40 प्लस एडजस्टमेंट से 50 मिनट पहले ही हो गया, तो आगे करना पड़ेगा, स्पीड लिखनी पड़ेगी। चलो जी, स्पीड रखते हैं आगे। फिक्स एसेट टेकन टू होम, यानी कि फिक्स एसेट उठाया और घर ले गया बोरी में डाल के। डन। सर फिक्स एसेट ले गया तो फिक्स एसेट कम हो गया, एसेट कम होता है तो सर क्रेडिट करते हैं, तो फिक्स एसेट को कर दो क्रेडिट। डन सर, कर दिया फिक्स एसेट को क्रेडिट। बट लेके कौन गया सर? ओनर। ओनर जब भी कुछ लेता है तो हम क्या कहते हैं? कैपिटल से निकाल लो। तो कैपिटल सर हम ओनर ले गया तो सर ओनर विड्रॉ कर गया एक टाइप का। हाँ सर, तो विड्रॉल के टाइम पे क्या करते हैं सर? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करते हैं सर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। डन। आगे चलते हैं। स्टॉक इशू फॉर होम, स्टॉक इशूड फॉर होम कंजम्पशन, यानी कि मान लो मेरी दुकान है कुरकुरे चिप्स मैगी की, और मैगी मैं घर पे ले गया, तो सर उसको क्या माने कि सर ओनर घर पे ले गया स्टॉक, तो हम क्या करें? सर जी आपने जो स्टॉक परचेज किया था ना वो खर्चा नहीं हुआ अब, यानी कि वो खर्चा तुम्हारा हुआ ही नहीं, तो सर खर्चे को कम करो, यानी कि परचेजेस को कम कर दो। परचेजेस एक्सपेंस है, परचेजेस को कम करोगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जैसे कि डिस्ट्रॉय में होता था ना, लॉस, डिस्ट्रॉय, थेफ्ट, ये सब में बिल्कुल सेम वैसे ही है कि परचेज हो गया, हुआ ही नहीं, सब घर पे खरीदा सीधा। ऐसा मानो ना कि बिजनेस में आया ही नहीं। बिजनेस में जब आया था तो परचेज किया था, डेबिट करा था परचेज को, अब क्या करेंगे? क्रेडिट खत्म कर दिया। बट क्या ओनर घर पे ले गए? जब ओनर घर पे ले गए तो हम क्या मानते हैं सर? ड्रॉइंग्स। सर इजी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अगला, बोरोड ₹20,000 फॉर राकेश। भाई साहब राकेश एक मेरा जिगरी यार, उसने कहा बिजनेस में पैसा चाहिए, मैंने कहा हाँ चाहिए, कहा ये ले लोन, इंटरेस्ट दे देना बस। मैंने कहा क्या दोस्ती है भाई साहब, इंटरेस्ट पे दे रहा है, शर्म कर। भाई साहब लोन लिया आपने, तो लोन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर? राकेश से लोन लिया, इसका मतलब आपकी एक लाइबिलिटी है। बट जब वो लोन देगा तो क्या देगा? जादू की जप्पी? नहीं सर, कैश देगा। तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश। तो कैश आया डेबिट। अब राकेश ने लोन दिया तो मैं कह सकता हूँ बिजनेस ने उसको लोन वापस करना है। लोन वापस मतलब रीपेमेंट करनी है भाई साहब। तो हाँ सर रीपेमेंट करेंगे, यानी कि इट इज़ एन लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हो सर? क्रेडिट करते हैं। तो लिखें क्या सर? राकेश लोन, राकेश ने लोन दिया। अगला, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। क्या सर? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। सर लिख दो ना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ सर प्लीज़, गलत हो जाएगा, ध्यान से सुन। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक का मतलब क्या आगे लिखा है? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज लिखा है सर? नहीं लिखा। तो भाई साहब पर्सनल यूज लिखा नहीं तो तू क्यों कह रहा है कि सर ड्राइंग्स मान लो? ओनर ने थोड़ी विड्रॉ करा, अरे बैंक से विड्रॉ करा, कैश ले लिया बिजनेस ने, ओनर ने नहीं लिया है बिजनेस में, या वो घर नहीं लेके गया कैश, बिजनेस में लेकर आया। यानी कि सर बैंक से कम हुआ पैसा, कैश बढ़ गया, यानी सर कैश बढ़ गया, कैश इज एन एसेट। तो क्या करेंगे सर? डेबिट। सर बैंक इज ऑल्सो एन एसेट, बट बैंक क्या हुआ? कम हुआ, तो कम होता तो क्या करते हैं? एसेट, क्रेडिट। तो टू बैंक। डन सर, मजा आ गया सर। और अगर सर यहाँ पे पर्सनल यूज लिखा होता फिर क्या कहते? फिर सर बैंक से पैसा निकला, कैश तो आया नहीं, तो क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अगर बिजनेस में आया नहीं, पर्सनल यूज लिखा होता तब ऐसा होता, बट अभी नहीं करेंगे ऐसा। अगला, रिसीव कैश 17,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000 फ्रॉम बबन। बबन ये हमारा वही
आदि बबन मानव, हाँ वही वाले, गोलमाल वाले, धमाल वाले, सॉरी गोलमाल, हाँ गोलमाल में नहीं, गोलमाल वाले नहीं, धमाल वाले। ओके, रिसीव्ड कैश 17,500, यानी कि कैश रिसीव हुआ 17,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000, यानी 20,000 उस बंदे ने देना था, दे के वो चिमकांड हमें 17,500, ठीक है। तो इसका मतलब 2,500 कम दिया, यानी कि 2,500 का मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है सर। क्या करें सर, कैश कितना आया, कैश आया सर 17,500, बट लाइबिलिटी कितने से खत्म हुई, सॉरी लाइबिलिटी नहीं, एसेट। हाँ, मैंने बबन से पैसा लेना था, मेरे को पैसा मिल गया, अब वो एसेट कम करूंगा, बट मैंने एसेट कितने से कम करना है, बबन ने मुझे 20,000 देने थे, 17,500 दे के गया, क्या मैं बाद में उसको कहूँगा 2,500 ला, वो मेरे को क्या बोलेगा, अरे पूरी सेटलमेंट करके गया हूँ मैं, 17,500 तूने कहा था 20,000 के बदले इतना दे दे, चल जाएगा। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो मतलब जो बबन मेरा एसेट था 20,000 का, वो 20,000 से खत्म हो गया, यानी कि मैं क्रेडिट करूंगा बबन को कितने से, 20,000 से। सर ये क्या, कौन सा मैथ्स लगा रहे हो आप, अजीबोगरीब। 17,500 कैश आ रहा है, 20,000 आप कह रहे हो बबन का एसेट कम हो गया, 2,500 कहाँ गया, डूब गया, बिल्कुल डूब गया। कहाँ गया सर, 2,500 का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट एक खर्चा है, इट इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, देखो अपने आप एंट्री बनी। आगे, सोल्ड गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अरे डेफिनेशन में मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे 3 तरह के डिस्काउंट्स होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है रिबेट। ध्यान से समझना, ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस में कभी रिकॉर्ड नहीं होता, यानी कि अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, हम उसमें वैल्यू में उतना लेस कर देंगे जितना हमें डिस्काउंट मिला है, बट हम किताबों में ट्रेड डिस्काउंट नाम की कोई चीज़ नहीं रिकॉर्ड करेंगे, यानी डिस्काउंट वर्ड नहीं आएगा। दूसरा कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब हम किसी से पैसे निकलवाना चाहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अभी पैसे दे देगा तो मैं को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, यानी कि इमीडिएटली जो पैसा मिलेगा उसी पे मिलेगा। ध्यान से समझना, अगर कोई बंदा को मैं सेल करता हूँ 20,000 की, उसको मैं बोलता हूँ पैसे अभी दे दे, मैं तेरे को कैश डिस्काउंट दे दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि जितना पैसा वो अभी देगा उसी पे कैश डिस्काउंट दूंगा। बट एक क्वेश्चन तुम्हारी टीएस गरेवाल में है, जिस क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर तूने पूरा कैश, पूरा पैसा आज के आज दिया, तभी तेरे को मैं 2% डिस्काउंट दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। यानी कि आज वो पैसा नहीं देता, फ्यूचर में देगा, या फिर आज वो 10,000 भी दे देता है, तब भी मैं उसको डिस्काउंट नहीं दूंगा, क्यों, पूरा पैसा नहीं दिया। बट एक क्वेश्चन कहता है कि सर अगर आप मुझे जितना पैसा आज दोगे मैं उसी पे कैश डिस्काउंट दूंगा, अदरवाइज मैं कैश डिस्काउंट नहीं दूंगा। यानी कि अगर मैं आज उसको 10,000 पकड़ा देता हूँ तो उस पर वो मुझे कैश डिस्काउंट दे देगा, बाकी बचे हुए बैलेंस के ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं देगा। क्वेश्चन डाला हुआ मैंने, एडजस्टमेंट डाली है, भूल नहीं, ऐसा नहीं करो मुंह बना दिए कि सर ये क्या भेजा, ये क्या तरीका हुआ, डाला है आके डाला है वो एडजस्टमेंट। सोल्ड गुड्स 20,000 एट डिस्काउंट, तो हम इसमें कहेंगे सर गुड सोल्ड करा, कैश पे करा होगा, ऑब्वियसली लिखा कुछ नहीं है, तो सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट सर अमाउंट ऐसे आएगा 20,000 माइनस 10%, कितना होता है 10% 20,000 का सर 2,000, तो 20 माइनस 2,000 इज 18,000। क्या मैंने डिस्काउंट रिकॉर्ड करा, नहीं सर आपने डिस्काउंट नाम का शब्द लिखा ही नहीं, इसी को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आगे नरेशन लिख लेना खुद, भूल नहीं जाना, ये नहीं बोलना कि सर नरेशन क्या होता है, फिर तुम्हें 11वीं वापस करने की जरूरत है। आगे कहते हैं, देखो जोक है यहाँ पे, जो भी हो रहा है ना ये सब काल्पनिक है, डिस्क्लेमर पहले दे देना चाहिए था, बट थोड़ा लेट आया, जो यहाँ तक पहुँचे ना उनको डिस्क्लेमर मिल गया, ठीक है, पहले वाले छोड़ के चल गए, उनको क्या देना डिस्क्लेमर। आगे चलते हैं, पेड रुपीज़, ठीक है, पेड रुपीज़ 18,000, भाई साहब पे करा, पे कितना 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 21,000 टू खान, यानी कि 21,000 देना था, 18,000 में टलका दिया उसको कि बस खत्म, उसने कहा ठीक है चलो ओके। तो मैंने कैश कितना दिया 18,000, तो कैश अकाउंट गया 18,000 से, बट मैंने अगर खान को पैसा देना है तो मैं कह सकता हूँ कि 21,000 की मेरी एक लाइबिलिटी थी। क्या लाइबिलिटी बचेगी जब मैंने उसको कैश दे दिया? तुम कहोगे नहीं सर लाइबिलिटी नहीं बचेगी, तो खान अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों सर, लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, सिंपल। बट सर 18,000 से कि 21,000 से, भाई साहब उसने लिखा है फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब पूरा बैलेंस क्लियर हो रहा है, यानी 21,000 का बैलेंस 18,000 में सेटल हो रहा है, तो सर बाकी वाला डूब गया। अरे नहीं, ये तो इनकम है, 21,000 देना था, 18,000 में टलका दिया, सर फायदा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट मिल गया। बट ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है सर, इनकम वाला, तो हम इसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। वो वाला क्या था, डिस्काउंट अलाउड, हमने दिया, इसमें हमें मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, हमें मिला है, जब भी मिले इनकम ही कह दो उसको।
इनकम 3000। अगला परचेज गुड्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, हमने गुड्स परचेज करे 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, यानी कि कैश पे गुड्स परचेज करे हैं कितने पे 20% डिस्काउंट। तो मैं भाई जब गुड्स परचेज करता हूँ तो एंट्री करता हूँ परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बट सर 20% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब हो यार माउंटिंग लिखा रुपीज़ 20,000 ही लिख देते हैं उसमें भी। तो सर गुड्स परचेज करें हमने 20,000 के, लेस 20% कितना होता है 20,000 का सर 40,000, नहीं सर 4,000 40,000 कैसी बात कर रहे हो सर 4,000, तो 20,000 माइनस 4,000 16,000, यानी कि मैंने गुड्स परचेज करे 16,000 के। डन सर, आगे चलते हैं। कितनी एडजस्टमेंट रहेगी भाई साहब 41, ओके होने वाला है, वेरी गुड। आगे ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज़, ये वाली एंट्री बाद में करवा दूँ, चलो करवा लेते हैं, ये वाली करके करवाता हूँ। चल आगे 33 पे ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, सिंपल सर ड्राइंग्स हुआ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आ जाओ ऊपर वाले पे। अगला रिसीव चेक फ्रॉम हरी 17,500 अलाउड हिम ए डिस्काउंट ऑफ 2500, यानी कि मैंने मैंने चेक रिसीव करा 17,500 का और 2500 का उस बंदे को डिस्काउंट दे दिया। तो मैं कह सकता हूँ हरी ने मुझे पैसे देने थे, उसने मुझे चेक पकड़ाया 17,500 का और उसने कहा सेठ जी इतना ही है 20,000 का नक्की कर दो। मैंने कहा चल ठीक है यार, तू भी क्या याद रखेगा, ठीक है। 17,500 का चेक रिसीव करा। जब मैंने चेक रिसीव करा सेम डे पे बैंक में लगा दिया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 17,500 से। बट हरी ने मुझे कितना पैसा दिया, हरी के हाथ से 17,500 निकला, बट हरी ने मुझे पैसा कितना दिया सर 20,000 पे करा। क्यों सर 17,500 का चेक दिया मगर 20,000 का बैलेंस नील कर दिया। तो हरी ने मुझे देने थे, हरी एक हमारा एसेट था, अब कम हो जाएगा तो क्या करेंगे क्रेडिट, मगर कितने से क्रेडिट करेंगे 20,000 से, क्योंकि 20,000 के बदले हमें कितना मिला 17,500। अब जो बचा 2500 वो क्या है सर, हमने ना उसको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट यानी एक्सपेंस, तो 2500 का एक्सपेंस दे दिया डिस्काउंट, अलाउड डेबिट, डन। आगे चलते हैं। पर्सनल एसेट सोल्ड, मैंने अपना पर्सनल एसेट बेचा, यानी पर्सनल एसेट सर बिजनेस का, अरे पर्सनल लिखा है, बिजनेस का नहीं बोला उसने, समाज का नहीं बोला, पर्सनल घर का एसेट बेचा है किसने, ओनर ने। अगला एंड डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 10,000, यानी कि घर का एसेट बेचा, सोफा बेचा 10,000 का और वो सोफे वाले पैसे उसने बैंक में डाल दिए, किसके, बिजनेस के बैंक में डाल दिए। अब सर क्या करें, सोफा बेचा, सोफे को रिकॉर्ड करें सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सोफा अकाउंट। हाँ भाई साहब हाथ जोड़ता हूँ, ये एंट्री को ध्यान से रिकॉर्ड कर लेना कि जब भी आप पर्सनल एसेट बेचते हो यानी कि ओनर ने बेचा है, मैं कहता हूँ ओनर डकैती डाले, चोरी करे, कुछ भी करे, कहीं से भी लाए, बैंक में डाका डाल दे भाई साहब, कहीं से भी लाए, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे बिजनेस में पैसा आया किसने दिया, ओनर ने दिया, ओनर जहाँ मर्जी से लाए, हमें नहीं पता भाई, हमें कुछ नहीं करना, सुपारी लेके लाया हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहेंगे कैश आया है, कहाँ से आया, ओनर से आया है। तो एंट्री के पास करोगे सर कैश आया यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, बट यहाँ पे तो बैंक में आया है सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, तभी मिटा रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आया सी, ठीक है ना, बैंक में पैसा आया। तो टू, अब किसने डाला, ओनर ने, तो ओनर का अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल, कितना आएगा 10,000, डन। इजी था सर, इतना आसान था। ये वाली एंट्री रुक जाओ, ये वाली एंट्री रुक जाओ, ये आ जाओ 38 से आ जाओ, बाकी वाली एंट्री वो जो मैंने तुम्हें कहा था ना वो वाली समझाई थी, वही वाली, ठीक है, समझा दो। इनकम टैक्स पेड, भाई साहब इसको तो जरूर पढ़ के जाना, पेपर में इनकम टैक्स पेड आ जाएगा, घूम जाओगे। क्या करना है सर, इनकम टैक्स पेड जो होता है ना वो एक पर्सनल लाइबिलिटी होती है, क्योंकि इनकम कमाई बिजनेस है, बट है किसकी, एट द एंड ओनर की, यानी कि ओनर उसके ऊपर टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, और वो तुम्हारे बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस ट्रीट होता है, यानी कि इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस। यानी कि अगर बिजनेस से मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, यानी मेरे बिजनेस के अकाउंट से पैसा जाता है और वो सरकार के, गवर्नमेंट के टैक्स के लिए जा रहा है, तो इसका मतलब ओनर ने ऐसा कैश विड्रॉ करा है। तो एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी होगा, ये तीन भी आ जाओ। तिलक बिकेम इंसॉल्वेंट, ओनली 40 पैसा इन रुपी रिकवर्ड, अमाउंट ओड वॉज 10,000। ध्यान से समझना, तिलक एक बंदा है, इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया निकल गया उसका, ठीक है, यानी उसके बाद पैसे नहीं है देने के लिए, डिक्लेयर हो गया वो,
और ओनली 40 पैसा इन रुपी, यानी कि 40 पैसा 1 रुपया में, यानी कि 1 रुपये के बदले उसने हमें 40 पैसा दिया, यानी कि 40% पैसा रिकवर हो गया। यानी कि अगर मान लो उस बंदे ने मुझे 1 लाख रुपया देना है तो 1 लाख के बदले उसने मुझे सिर्फ 40,000 रुपीज़ दिए। कैसे निकाला सर? इंटू 40 पैसा। 40 पैसा, 1 रुपये के बदले 40 पैसा, 10 रुपये के बदले 4 रुपये, 20 रुपये के बदले 8 रुपये, और 100 रुपये के बदले 40 रुपये, 200 रुपये के बदले लगा लेना 80 रुपये शायद, क्या ना 40 पैसा निकाल लेना। तो सिंपल सेंस में मैं कह सकता हूँ अगर 10,000 उसने मुझे देने थे तो उसने मुझे कितना पे करा सर? 4,000 पे करा। तो बाकी सर अब क्या करेगा कभी पे? भाई साहब उसका दिवालिया निकल गया, घोषित हो गया, उसके बाद पैसे नहीं है, यानी कि अब वो पैसा नहीं देगा। यानी कि वो जो डेटर है ना आपका, जिसने तुम्हें पैसे देने थे, वो डेटर होता है, वो डेटर आपका बैड हो गया, उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट। यानी कि सर हमें कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट 40 पैसा इन रुपी 4,000, जो नहीं मिला सर 6,000, उसको हम बोलेंगे बैड डेट। बैड डेट, बैड डेट क्या हुआ? तुम्हारा एक टाइप का लॉस हो गया, तो इट इज़ एन एक्सपेंस, एक एक्सपेंस है। कितने का लॉस हुआ सर? 6,000 का। और क्या हरी तुम्हारा ये तिलक जो है वो तुम्हारा एसेट बचा? अरे नहीं सर, कहाँ, आप कहाँ पैसे लेंगे? तिलक हमारा एसेट था जो कि अब खत्म हो गया, तो हम कहेंगे तिलक को 10,000 से क्रेडिट कर दो, सिंपल। अब 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, तिलक पेड द बैलेंस दैट वाज रिटर्न अर्लियर एज बैड डेट। यानी कि 1 साल के बाद तिलक हमारी दुकान पे आया, कहता सर आपके 6,000 देने थे आपको, ये लो 6,000 आपके वापस। भाई साहब हमें तो उम्मीद नहीं थी उसकी कि पैसा देगा, यानी कि मैंने तिलक का नाम किताबों से काटा और उसको क्या घोषित कर दिया? बैड डेट। बट कल को वो आ गया वापस, पैसे दे गया। अब जब मैं 6,000 रिसीव करूंगा, मैं क्या एंट्री पास करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू तिलक। बट तिलक का अकाउंट तो मेरी किताब में है ही नहीं ना, क्योंकि तिलक से मैंने 10,000 लेना था और उसको 10,000 से माइनस किया और कहा 4,000 मिल गया, 6,000 तो बैड डेट हो गई, यानी कि तिलक अब किस नाम से? बैड डेट के नाम से। बट सर आपने तो तिलक से पैसा रिसीव कर लिया, अब क्या माने? सर जी अब तिलक का जब आप एंट्री करोगे आप कहोगे कैश अकाउंट डेबिट टू तिलक, बट तिलक का अकाउंट फिर से खड़ा हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? हम कि तिलक को हमने पैसे देने, क्योंकि तिलक को क्रेडिट किया, इसका मतलब वो हमारी लायबिलिटी बन गया। सर आपने तिलक को क्रेडिट करा, एसेट नाम की चीज तो थी नहीं तिलक, तो आपने उसको लायबिलिटी बना दिया कि कल को पैसा वापस करना। नहीं, हम ऐसा करेंगे, हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट कर दो किसको? बैड डेट रिकवर्ड। हमने पहले उसको बैड डेट घोषित किया, बट उसने जब पैसा दे दिया हम कहेंगे बैड डेट रिकवर्ड, पैसा मिल गया। यानी कि हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। जितना भी पैसा उसने दिया होगा हमें वो पैसा यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगला, ओन गुड्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और फिक्स एसेट। यानी कि सर मान लो मेरी ना दुकान है सीमेंट की और मैंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की और वही सीमेंट लगा दिया। अब सर एक टाइप का मैंने अपना ही सीमेंट यूज़ करा है, तो अब इसको क्या मानूँ? सेल मानूँ? मैंने कहा नहीं, जो आपने सामान परचेज करा था उसको ऐसा मानो आपने वो कभी परचेज करा ही नहीं। तो क्या सर क्या बोल रहे हो आप कि परचेज नहीं करा? यानी कि आपका जो परचेज नाम का एक्सपेंस था ना उसको ख़त्म कर दो, यानी कि परचेज डेबिट करा था, आप परचेज को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। अब सर हमने तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की तो बिल्डिंग इज़ एन एसेट, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाओगे, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या करोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दोगे, राइट। अब सर यहाँ पे वैल्यू किसकी डालेंगे? अरे कॉस्ट डालेंगे, कॉस्ट। सेल वैल्यू नहीं डाल देना, कॉस्ट। जैसे कि ऊपर करते थे अपना एडवर्टीजमेंट में, चैरिटी में, जिसमें भी हम करते थे उसमें हम कॉस्ट डालते थे, इसमें भी कॉस्ट में डालेंगे, ठीक है। यानी कि मान लो 10,000 का सीमेंट था जो कि हम 20,000 में बेचते थे और मैंने वो 10,000 का सीमेंट बिल्डिंग में लगा दिया, तो मेरी बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से बढ़ेगी और परचेजेस 10,000 से कम हो जाएगा। ये जो सेल प्राइस है 20,000, इसको इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना है इसका। आ जाओ, 2 एंट्रीज, 2 3 एंट्रीज जो बच गई। डन, हमारा हो गया 1 घंटा 8 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट तक खत्म हो जाएगा आराम से। वीडियो लंबी बनी है बट आई गेस 41 है, जैसे हम पेपर में 2 नंबर्स बुक लाएंगे। अब ये जो 3 इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। डन, आगे चलते हैं सर, आज एक एक करके चलते हैं। गुड्स वर्थ ₹40,000 सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। मैंने गुड्स बेचे कितने के? 40,000 के, जो कि ट्रेड डिस्काउंट पे बेचे 10%, ठीक है। एंड कैश डिस्काउंट अलाउड 2% इफ पेड इमीडिएटली। राजू पेड हाफ, यानी कि उसने इमीडिएटली कितना पे करा? हाफ। तो मैंने हाफ के ऊपर उसको क्या देना पड़ेगा? ट्रेड डिस्काउंट। बाकी वाले पे मैं दूंगा नहीं दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट सॉरी कैश डिस्काउंट। ध्यान से समझना क्या होगा। मैंने 40,000 का गुड्स बेचा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। गुड्स वर्थ रुपीस थे 40,000, साइड पे आ जाओ, 40,000 का
सोल्ड जो है, ठीक है, मगर इसमें से मैंने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया कितना 10%, तो 10% माइनस कर दो, कितना होता है 10%, 40,000 का 4,000, यानी कि मैंने उसको सामान बेचा कितने का 36,000 का। ये मेरा हो जाता है सेल प्राइस, 36,000 मेरा सेल प्राइस आ गई, यानी कि सर मैंने उसको गुड्स कितने के बेचे 36,000 के। एक बार एंट्री पास कर लेते हैं सर साथ साथ में, क्या कि सर मैंने ना उसको राजू को सेल करी कितने की, 2 सेल्स 36,000 की। सर 40,000 क्यों नहीं, 40,000 लिखा हुआ, ट्रेड डिस्काउंट कभी किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते, यानी कि वो 4,000 की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे हमने 36 का ही बेचा, डन, 36 का बेचा। आगे सर, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि सर हमने उसको 36 का बेचा प्लस हमने उसको ना कैट डिस्काउंट दिया। कैट डिस्काउंट मैंने तुम्हें पढ़ाया क्या होता है सर, अगर हमें पैसा आज के आज मिल जाता है, जितना पैसा आज के आज मिल जाएगा हम उस पर उसको डिस्काउंट दे देंगे, बाकी वाले पे नहीं देंगे। उसने हमें कितना पैसा पे करा इमीडिएटली, राजू ने आधा पैसा पे कर दिया, ध्यान से समझना, यानी कि सर 36,000 का अगर मैं कहूँ आधा कितना हुआ, बोलो 36,000 का आधा कर लेते हैं यार 18,000। मैंने कहा खुद बोलने से अच्छा है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कैलकुलेटर लगा लेता हूँ। 18,000 का, यानी कि हाफ उसने मुझे पे कर दिया और आधा क्या बचा भाई, मैंने अगर किसी को सेल करा वो मेरा डेटर बन जाएगा आधा का, बिल्कुल। सर ये 18,000 पे क्या मैं उसको डिस्काउंट दूंगा, कैट डिस्काउंट कितना, सर क्वेश्चन कितना कह रहे हैं सर, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि 40,000 का बेचा, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, यानी कि हमने 36,000 का बेचा, उसके बाद कैट डिस्काउंट उसको अलाउ करा 2%, अगर वो अभी पैसा देता है थोड़ा सा, उसने आधा पे करा, तो मैं कह सकता हूँ 2% कैट डिस्काउंट मिल गया, तो यहाँ पे लेस कर दो 2%। अब 2% कितना होता है 18,000 का, वो लेस कर लो, 18,000 माइनस 2% हो गया हमारा 17,640 रुपये, यानी कि इतना पैसा उसने कैश में मुझे आज पे कर दिया। राजू ने आज मुझे कैश कितना दिया 17,640, तो जो बच गया वो क्या होगा सर डिस्काउंट, वो रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। अब ध्यान से समझना, जब मैंने उसको सेल कहा तो मैं कह सकता हूँ उसने आधा पैसा मुझे नहीं दिया, तो मैं कहूँगा डेटर अकाउंट डेबिट, कितने का पैसा उसने मुझे नहीं दिया, यहाँ पे टेबल पे देखते जाओ, ये वर्किंग नोट पे 18,000 उसने मुझे पे नहीं करा, तो मैं कहूँगा डेटर अकाउंट कितने से डेबिट करोगे आप 18,000 से। कितना पैसा उसने मुझे पे कर दिया सर, कैश अकाउंट डेबिट, सर 18,000 उसने मुझे पे करना था, बट मैंने उसको कैश डिस्काउंट दिया लेस 2% का, तो उसके बाद उसने मुझे पे करा 17,640, जो बच गया वो मैंने कह दिया डिस्काउंट, तो मैं डिस्काउंट अलाउड करके एक खर्चा डाल दूंगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, जो भी बचा वो खर्चा डाल दूंगा, जो कि होगा 360, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 18,000 का 2%। तो सर वो जो 4,000 था उसका, सर वो तो ट्रेड डिस्काउंट था ना, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि हमने क्या करा, मेरा गुड्स था 40,000 का, मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया 4,000, तो मेरा गुड्स कितने का होगा 36,000। ये वाली वैल्यू अब आपने देखनी नहीं है। अब क्या कहोगे आप 36,000 का कितना परसेंट उसने पे करा, फिर उसने हाफ पे करा, यानी कि 18,000 उसने पे करा और 18,000 का डेटर बन गया, यानी 18,000 उसने अभी पे नहीं करना है, वो मेरा डेटर बन गया। यहाँ तक तो स्टोरी क्लियर है। उसके बाद जो 18,000 पे कर रहा है, मैंने उसको क्या बोला, जितना पैसा तू आज देगा उस पर 2% डिस्काउंट, तो भाई साहब 18,000 पे 2% डिस्काउंट निकालोगे तो वो कितना बनेगा 360, तो मतलब कि वो कैश कितना देगा 17,640 और 360 का हम उसको क्या दे देंगे डिस्काउंट। तो मैंने यही तो रिकॉर्ड करा, डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है 360 का, कैश मैंने रिसीव किया 17,640, डेटर कितने का हो गया 18,000 का, जो बच गया वो तो हमारा सेल था। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला भी करवा देता हूँ तुम्हें क्वेश्चन, इसका भी पहले वर्किंग करवा दूंगा फिर एंट्री कर दूंगा। आगे कहता है गुड्स वर्थ ₹40,000 परचेज, मैंने गुड्स कितने के परचेज करे 40,000 के, ठीक है, मैंने गुड्स परचेज करे 40,000 के। आगे कहता है एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% यानी कि 4,000, तो मैंने गुड्स कितने के परचेज करे 36,000 के, डन। कहता है कैट डिस्काउंट रिसीव क्यों रिसीव होगा सर, हमने तो सामान परचेज करा ना, तो जितना पैसा मैं दूंगा उस पर मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ 2%। इफ पेड इमीडिएटली, अगर मैंने उसको पैसा आज ही पे करा तो मुझे क्या मिलेगा कैट डिस्काउंट, और कहता है 30,000 पेड बाय चेक, यानी कि मैंने उसको कितना पे करा 30,000 रुपीज़ उसको पे करा चेक से, डन। तो सर देखो ये आ गया मेरा डिस्काउंट, ये आ गया डेटर, ध्यान से समझना, मैंने 6,000 उसको पे करना है और 30,000 उसको पे कर दिया,
ऐसा ही होगा, कैश में मैंने उसको पे करना 30,000 और 6,000 उसको पे नहीं करना। बट जब मैं उसको 30,000 पकड़ाएगा वो मुझे क्या बोलेगा कि सर आपको तो 2% कैश डिस्काउंट देना था। मैं कहूँगा हाँ तो भाई साहब 2% इसमें से लेस कर दो, कितना आएगा 30,000 माइनस 6 प्लस 2% कितना होता है 600 रुपये, यानी कि उसने 600 रुपये का मुझे डिस्काउंट दे दिया। अब जो बच गया वो कितना बचा 29,400, यानी कि मैंने उसको बैंक से कितना पैसा दिया 29,400। जो बचा हुआ 6,000 है उसको मैंने अभी पे करना है, यानी कि सर 36,000 का मैंने परचेज करा, परचेज अकाउंट डेबिट। खर्चा है कितने का 36,000 का। और क्या मैंने उसको अभी कुछ पैसा देना है, तुम कहोगे सर हाँ 6,000 पैसा देना है, तो मैं 6,000 मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी। बट इसका नाम क्या था, मैं नाम भूल गया, नाम बच्चे नाम तो दिए ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया मेरा क्रेडिटर। 6,000 का क्रेडिटर हो गया। तो उसको कैश कितना दे दिया, मतलब बैंक से कितना पैसा दिया, चेक दिया ना उसको, बैंक अकाउंट से कितना पैसा दिया सर 30,000 पैसा दिया। बट उसने कहा था कि मैं ना तेरे को डिस्काउंट दूंगा, कैश डिस्काउंट। उसने मुझे कैश डिस्काउंट दिया 600 रुपये का 2%, यानी कि 30,000 का 2%। प्लीज़ ध्यान रखना ये जो 2% है ना ये 36,000 का नहीं है, ये 2% 30,000 का। जितना पैसा तुमने आज दिया सेम ऊपर भी किया था मैंने, 18,000 का 2% पे करा है मैंने, ये 36,000 का पे नहीं करा है। ठीक है, मैंने जितना पे करा उसका 2% पे करना है, यानी कि 30,000 का 2% 600 रुपये मुझे क्या मिल गया डिस्काउंट, यानी कि 2 डिस्काउंट अब मुझे मिला क्योंकि मैंने गुड्स परचेज करा है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना मिलता है मेरे को, डिस्काउंट रिसीव्ड 600 रुपये, और मैंने उसको पैसा कितना दिया 29,400। जब तुम इसका टोटल करोगे तुम्हारा टोटल मैच कर जाएगा 36,000 का। तो मैं कह सकता हूँ कि हमने गुड्स परचेज करे कितना के 36,000 के, उसके बदले मैंने उसको 6,000 कहा कि मैं अभी नहीं दूंगा, यानी कि 30,000 में अभी पे करूंगा। बस 30,000 पे मेरे को क्या देना है डिस्काउंट, तो मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा कितना 600 रुपये का, यानी कि मैं उसको पे करूंगा बैंक से 29,400। तो भाई साहब ये अच्छा एक एंट्री बच गई। डन, एक लास्ट एंट्री और कर देते हैं और तुम्हारी 41 एडजस्टमेंट हो जाएगी। यार वीडियो को लाइक कर देना यार इस बात पे। डन, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ, कहता है चेक और बिल रिसीवेबल 10,000 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, डिस्काउंटिंग चार्जेस 500। अरे ये तो डिस्काउंटिंग का है, देखो ध्यान से। डिस्काउंटिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, मान लो तुम मेरे से सामान खरीद के गए, तुमने मुझे एक चेक दिया जिसके ऊपर डेट थी आगे की, पोस्ट डेट 3 महीने बाद की चेक की डेट। मुझे ना पैसे आज ही चाहिए थे, तो मैं चेक बैंक में लगाऊंगा तो बैंक कहेगा कि जी इसमें तो डेट बाद की है, चेक बाउंस हो जाएगा। मैंने कहा हाँ यार ये तो मसला है, तुमने पैसे भी दे दिए बट 3 महीने बाद लगा सकता हूँ मैं बैंक में, तुम भी बड़े चालाक हो। तो मैंने क्या किया, मैंने बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने बैंक को कहा ये ले चेक, 3 महीने बाद तू इससे पैसे ले लेना। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा आज मुझे पैसे दे दे। बैंक कहता है ऐसे कैसे, 30,000 तुझे मैं आज दे दूँ, ये जो तुमने सामान बेचा था मेरे को चेक दिया, मैंने चेक बैंक को दिया, बैंक को कहा ले लो 3 महीने बाद। बैंक आएगा मैं 3 महीने बाद दूंगा, तब तक के लिए मैंने जो तेरे को पेमेंट करी उसका इंटरेस्ट कौन पे करेगा। मैंने कहा मैं ही करूँगा, तू मेरे पैसे से काट ले चल। बैंक ने कहा ठीक है। मतलब कि एक डिस्काउंटिंग सिस्टम ऐसा होता है जिसमें मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक को एक चेक देता हूँ, वो चेक तुमने दिया होता है मुझे, ये चेक मेरा नहीं है, तुम्हारा चेक है जिस पर अमाउंट लिखा होगा, और बैंक को कहूँगा कि तू इससे जाके पैसे ले लेना। बैंक मुझे आज ये पैसा बैंक में दे देगा और वो थोड़े चार्जेस काटेगा, जैसे कि मान लो 30,000 उसमें से कुछ चार्जेस काटेगा जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस, वो आज डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा और बैंक ये 30,000 किससे वसूल करेगा, वो जो पर्सन है जिसने मुझे चेक दिया था ना, वो एक्स पर्सन, उससे जाके ले लेगा। ठीक है, इनकेस वो पे नहीं करता तो बैंक मेरे अकाउंट से काट लेगा वैसे। ठीक है, वो भी एक पॉइंट है, बट अभी तुम्हारे लिए काम करेगा। यानी कि मैंने चेक डिस्काउंट करवा दिया। अब सर इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, ध्यान से समझना। जो तुमने मुझे चेक दिया होगा मैंने एंट्री के पास की होगी, सर एंट्री की होगी आपके बैंक में डेबिट हुआ टू दैट पर्सन अकाउंट। अरे हमने बैंक नहीं डेबिट किया होगा, बैंक तब डेबिट करते हैं जब पैसा हम आज के आज बैंक चेक जो है बैंक में लगा रहे हैं। जब हम आज के आज चेक बैंक में नहीं लगाते, हम उसमें लिखते चेक इन हैंड, यानी कि मैंने उस टाइम पे जब तुमने मुझे चेक दिया मैंने एंट्री क्या पास की होगी कि चेक इन हैंड डेबिट टू डेटर। उस टाइम पे, ये उस टाइम की बात करूं जब तुमने मुझे चेक दिया था। बट आज मैं ये चेक किसको दे रहा हूँ, बैंक को, कि बैंक मेरे को डिस्काउंट करके दे दो। तो मैं बैंक को पता क्या कहूँगा कि भाई साहब मुझे इसके बदले पैसे दे दो। बैंक आएगा ये लो पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट तो मैंने बैंक को क्या दिया, मैंने दिया बैंक को चेक इन हैंड। जो मेरे हाथ में चेक था वो एक एसेट था जिससे मुझे पैसा आना था, वो मैंने बैंक को पकड़ाया, यानी मेरा एसेट खत्म हो गया। कितने का चेक था, 10,000 का। जब मैंने 10,000 दिया, बैंक ने मुझे 10,000 दिए क्या पूरे अकाउंट में। मैं कहूँगा नहीं, क्यों सर, उसने ना हमसे चार्जेस काटे, डिस्काउंटिंग चार्जेस। कितने
डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने काटे, 500 रुपये के। तो मैं कह सकता हूँ 10,000 में से 500 वो निकाल गया, तो बचा हुआ 9500 से मुझे बैंक में दे दिया। इस एंट्री को कहते हैं हम डिस्काउंटिंग की एंट्री, कि आपने डिस्काउंट करवाया बिल। बट हाँ, जब तुम्हें चेक रिसीव होगा तब तुम कहोगे चेक इन हैंड टू डेटर। बट जब तुम चेक डिस्काउंट करवाओगे तब तुम कहोगे सर मेरे को बैंक में मिले 9500, बट मेरा चेक था 10,000 का, जो बचा हुआ वो उसने चार्जेस काट लिए। कौन से? डिस्काउंटिंग चार्जेस। प्लीज़ इसको बैंक चार्जेस मत लिखना, ये एंट्री सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस एंट्री को, ठीक है। ये जो ऊपर वाली है ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क नहीं करवाया बट ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़कर जाना, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक यही, बाद में मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना यार, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा तो कर देना, अटेंडेंस ही लगा दो यार वीडियो को लाइक करके, बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो फिर बाय बाय।